फ्रेंड्स वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए आप लोगों के बीच में 100 क्वेश्चन सीरीज लेकर हूं जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा और इसमें मैं वो सारे क्वेश्चंस को बताऊंगा जो आप लोगों को पेपर में पूछे जा रहे हैं। और देख सकते हैं आप लोग हमारे पास प्लेलिस्ट है, इसमें यानी जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वे सारी चीज़ों को मैं आप लोगों के बीच बताऊँगा। क्लियर है? तो लास्ट में मैं बहुत सारा एक्सप्लेन कर दूँगा। आज भी क्वेश्चन क्या था मैं सारी को बताऊँगा। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, 100 किलोमीटर की यात्रा में एस की औसत चाल, देखिए एस की औसत चाल लिख रहा 100 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर। वह पहले 60 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में और अगले 20 किलोमीटर की दूरी 50 मिनट में तय करती है और अंतिम 20 किलोमीटर उसकी औसत चाल निकालना, यानी अंतिम 20 किलोमीटर में उसकी औसत चाल को निकालना है। फ्रेंड देखिए सबसे पहले अगर क्वेश्चन को अगर फोकस करते हैं तो इसमें आप लोगों को निकालना अंतिम 20 किलोमीटर में चाल, तो इसको पता जब नहीं है तो हम लोग एक्स को मान सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं इसकी चाल। आई थिंक देखिए औसत चाल 40 दिया तो हम लोग 40 लेते हैं। हम लोग जानते हैं कुल औसत चाल इक्वल टू होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ पे कुल दूरी तो 100 था, लेकिन 100 को टोल के करें यानी पार्शियली। सबसे पहले दूरी लिखा था 60 किलोमीटर, 60 लिखेंगे। एक दूरी लिखा 20 तो 20 भी देंगे। लास्टली भी आप लोग का लिख रहा 20 किलोमीटर, ये तीनों को जोड़ दें 100 हो गया, यानी कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखिए समय पर रखा तो दूरी बटा चाल। तो फ्रेंड्स आप लोग को देखिए यहाँ पे यानी चाल पर दूरी बटा समय होता है। यहाँ पे समय देखिए पहला लिखा 40 मिनट, तो 40 मिनट तो मिनट को आवर में बदल दें 60 कर देंगे। अगेन यहाँ पे लिख रहा 50 मिनट, तो 50 को भी क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे। अगला आप लोग को निकालना था तो इसमें आप लोग को उसके 4 किलोमीटर में निकालना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिए ना लास्ट में आप लोग का समय लिख रहा था 20 लिख रहा है। क्लियर है? देख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एक्स को निकालना है तो एक्स कर देंगे। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग निकालते हैं तो एक्स का अगर वैल्यू निकालेगा फ्रेंड्स तो आप लोग के सामने 20 किलोमीटर पर आवर आएगा। क्या आएगा? 20 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो आप लोग का राइट आंसर होगा 20 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए वही औसत चाल के फार्मूला अगर मैं बताना चाहता हूँ शॉर्टकट में तो 2 इंटू एक्स वाई कर दीजिएगा बाय क्या कीजिए एक्स प्लस वाई। ये भी फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं केवल 2 कंडीशन के लिए। क्लियर है? चलिए 140 मीटर और 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है, तो कितने समय में वह एक दूसरे को पार कर सकते हैं? जब भी समय निकालने बोलता है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कुल दूरी को ऐड करेंगे। तो 140 मीटर 120 मीटर को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल दूरी आएगा 360 मीटर। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए दोनों का स्पीड जो एक ही दिशा में जाता है 60 में से 78 में से 60 को माइनस करेंगे तो 18 बचेगा। अब इसको क्या करें, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किए, ये आपका कैंसिल हो गया। तो 360 को 5 से डिवाइड करेंगे तो सब तो फ्रेंड्स आप लोगों के सामने जो आंसर बचेगा ये तो आप लोग का आ गया। क्लियर है? अब देखिए इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 360 को यहाँ पे 360 नहीं बल्कि 260 था, 260 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली फ्रेंड 52 सेकंड आएगा आंसर। तो राइट आंसर देखेंगे तो 52 सेकंड होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश और विकास एक कार्य को क्रमशः 40 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। आकाश ने शुरू करते हुए यदि वे एकांतर दिनों में बारी बारी से कार्य करते हैं तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आकाश किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर रहे हैं। अगेन आप लोग यहाँ पे विकास लिख रहा है, विकास किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर रहा है। क्लियर है? दोनों मिलकर कार्य कितना दिन में करेंगे, तो देखिए दोनों का कार्य जो होगा 120 कुल कार्य होगा। अब इसका रेशियो निकालेंगे 3 होगा, इसका रेशियो 2 होगा। अब देखिए 2 व्यक्ति थे, 2 व्यक्ति मिलकर कुल कितना कार्य कर रहे थे 5। टोटल कार्य अगर आप लोग देखिएगा तो फिर 120 था, तो हम इसको क्या करेंगे 24 से इससे मल्टीप्लाई किए तो इसको भी क्या करेंगे 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 24 को 2 से गुना करेंगे तो फ्रेंड्स क्या आएगा 48 आएगा। तो 48 डेज में देखिए टोटल 120 कार्य हो गया, तो इसका राइट आंसर होगा 48 दिन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सरल करना है। तो फ्रेंड ये आप लोग को डी मास का क्वेश्चन है। डी मास को के लिए सबसे पहले डिवाइड कीजिए। अल्टीमेटली अगर देखिएगा तो फर्स्ट में आप लोग का 78 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, 9 इंटू 4 करेंगे प्लस यहाँ 40 रहने देंगे, यहाँ पे करेंगे तो 7 आएगा प्लस 15 आएगा। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो 9 को 4 से करें 36 और 40 होता है 76 माइनस प्लस माइनस हो गया तो यहाँ पे + 8 आ गया। तो यहाँ पे टोटल करेंगे तो आई थिंक 8 से 14 यानी कि 84 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है cos 5 डिग्री प्लस cos 24 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री प्लस cos 204 डिग्री प्लस cos 300 डिग्री। देखिए इस कंडीशन में अगर आता है ना तो हमेशा सोचिएगा cos को 90 या फिर 180 या 270 के डिग्री में ऐड करने के लिए। तो देखिए cos 5 और cos 175 जोड़ें तो cos 180 डिग्री होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगेन आप लोग के सामने अगेन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए cos 24 डिग्री और cos मान लीजिए कि cos 24 है और वैसा कुछ है तो cos 24 डिग्री में वैसा कुछ ऐड करें। हाँ cos 24 को cos
204 से डिग्री ऐड करते हैं तो ये भी कुछ ना कुछ रिलेशन आ जाएगा। क्लियर है। अब लास्ट बचा कॉस 300 डिग्री। सबसे पहले आप लोग कॉस 5 और कॉस 150 डिग्री जोड़िएगा तो कॉस सी प्लस कॉस टी का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। -2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू था, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिएगा ना तो सिंपल में अगर आप लोग देखें तो केवल इस तरह जीरो आ जाएगा। तो आपको बचेगा लास्ट में केवल कॉस 300 डिग्री, क्या बचेगा कॉस 300 डिग्री बचेगा। अब इसके अकॉर्डिंग कॉस 30 डिग्री वैल्यू हो तो आप लोग को होता है 1/2 होता है। तो राइट आंसर करेंगे तो 1/2 होगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी को क्लिक कर सकते हैं। इस टाइप से आप लोग बना सकते थे इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपनी में काम करने वाले एक महिला को प्रत्येक 14 सेंटीमीटर व्यास और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार मोमबत्तियां तैयार करने के लिए 70 सेंटीमीटर 44 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के विमाओं वाला मोम का एक आयताकार ठोस दिया गया है तो निर्मित मोमबत्ती की संख्या ज्ञात करना। आई थिंक फ्रेंड्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए निर्मित मोमबत्ती की संख्या ज्ञात करना। जब भी इस टाइप से बोलता है आप लोग निर्मित मोमबत्ती की संख्या, सबसे पहले इसमें देखिए ये बेलनाकार आकार का है। क्लियर है। और ये आप लोग को जो लिख रहा है ये घनाभ के आकार का है। तो दोनों का अगर आयतन निकालने का तो दोनों के हम संख्या बोलते हैं एन निकालते हैं। एन के लिए क्या करें, दोनों का आयतन को डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करें, जो घनाभ है तो घनाभ का आयतन क्या होता है, देखिए एल गुना बी गुना एच करेंगे। तो एल गुना बी गुना एच कर दिए, बाई क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर एच करेंगे। तो फ्रेंड्स पाई का वैल्यू देखिए तो क्या लिख रहा है 22/7 लिख रहा है। क्लियर है। पाई दे दिए आर स्क्वायर, आर का वैल्यू लिख रहा है 14, तो 14 का हाफ कीजिए तो 7 आएगा। तो 7 गुना 7 कर दें और एच का वैल्यू कितना लिखा था 20 लिख रहा था। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए। 7 7 कैंसिल हो गया, उसके बाद 20 20 आप लोग के बीच कैंसिल हो गया। अब देखिए ओफो ठीक है कोई नहीं, आप लोग इसी वे में यूज करना था। 70 था, यहाँ पे 44 था, फिर यहाँ पे 20 था, फिर पाई आर स्क्वायर था। तो पाई का पाई ले देंगे पाई आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू क्या था 7, तो 7 गुना 7 कर देंगे और एच का वैल्यू कितना था 20 था। ये 20 20 कैंसिल हो गया। 22 का टेबल में 44 2 टाइम्स आ गया। क्लियर है। ये 7 7 कैंसिल हो गया। 7 का टेबल में 170 कितना टाइम्स आ गया। 10 को 2 से गुना के कितना आ गया 20 आ गया। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर जो होगा 20 आएगा। क्या आएगा 20। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी। तो फ्रेंड्स याद रखिए भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना को जो चालू किया था 1999 में। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंस याद रखें मनरेगा भी क्वेश्चन आ सकता है। मनरेगा कब चालू किया गया था तो बच्चा जानता होगा। तो ये 2005 से चालू किया गया था। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुई है। सबसे पहले नृत्य को छाटिए। देखिए कुचिपुड़ी कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में होते हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश की एक जगह है कुचिपुड़ी, वहीं से ही प्रारंभ हुए थे। कत्थक, तो अल्टीमेटली में कत्थक जो होता है वह यूपी से स्टार्ट होता है। सतरिया, तो सरतरिया जो नृत्य वो असम के मठों से विकसित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। वही भरतनाट्यम जो है सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य जो कि तमिलनाडु में नायडू में होता है। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। कृषि संबंधी दी गई मुख्य विशेषताओं में कौन सा भारतीय वाणिज्यिक कृषि की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे भारतीय के बारे में बोल रहा है। देखिए रासायनिक उर्वरक है, झूम कृषि। देखिए झूम खेती कृषि का प्रकार होता है, तो इसको आप लोग वाणिज्यिक कृषि की विशेषता नहीं बोल सकते। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। बातें करना चाहते हैं झूम कृषि, तो फ्रेंड्स याद रखिए भारत के, देखिए अगर भारत का मैप बनाते हैं ना तो जो भी आप लोग इस टाइप में यानी कि उत्तर पूर्वी जो भाग होता है यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये चारों पार्ट्स में जो आप लोग का जो कृषि होता है यानी पहाड़ी इलाकों में ना उसे बोलते हैं झूम कृषि बोलते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। क्लियर है। और ये स्थानांतरित कृषि भी इसे हम लोग कहते हैं। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, किस देश के राष्ट्रपति प्रोवोवो सुबियांटो गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि बने थे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ गणतंत्र दिवस, प्रत्येक वर्ष भारत में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे किसी देश के राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री हमेशा चीफ गेस्ट के रूप में होते हैं। लेकिन ये प्रारंभ जो हुआ था 1950 से, 1950 में पहली बार जो आए थे वह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो आए थे। क्लियर है। और ये कंटिन्यूस तौर पर लगातार जारी है। अब लास्टली आप लोग का देखिए 2025 चला तो 2025 में भी आए थे जो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो आए थे। तो ये कहाँ के थे, तो इंडोनेशिया के थे। तो याद रखिए फर्स्ट और लास्ट अभी जो आप लोग को चला वह इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति आए थे। बस अंतर ये पहला में कौन था सुकर्नो थे और अभी कौन थे प्रोबोवो सुबियांतो है। क्लियर। इस चीज़ को याद रखिएगा। बातें करना चाहते हैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। भारतीय गणतंत्र दिवस का इस बार जो थीम था वो आप लोग जान लीजिए, स्वर्णित भारत। देखिए मैं लिख देता हूँ, स्वर्णित भारत और विरासत था। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए, स्वर्णित भारत, विरासत और विकास था। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, देखिए इससे पहले मैं आप लोगों को रिकॉल करना चाहता हूं, जो गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे जो सबसे बेस्ट परेड का जो अवार्ड मिला था वह प्रयागराज को मिला था। प्रयागराज को सबसे बेस्ट परेड का इनाम मिला था। क्लियर है। अब क्यों मिला था आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं यहाँ पे महाकुंभ का मेला लगा था। क्लियर। इसीलिए पूरे सारे ऋषि मुनि लोग यहाँ पे आए हुए थे। क्लियर है। चलिए
चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 2024 में जो गणतंत्र दिवस है उसमें मेन चीफ गेस्ट थे फ्रांस के राष्ट्रपति थे। फ्रांस के राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रोन। और 2023 की बात करना चाहते हैं तो उसमें मिस्र के राष्ट्रपति थे और अबुल उ फतह शाह अली थे नाम थे। क्लियर है। बाकी मैं बातें करना चाहता हूँ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। देखिए 2021 में आप लोगों का गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आए थे। इसके पीछे कारण आप लोग समझ गए होंगे। 21 में और 22 में नहीं आए थे, इसके पीछे कारण समझ गए होंगे कोरोना की वजह से। क्लियर है। और भी 1965 में भी नहीं आए थे। क्यों? भारत पाकिस्तान के युद्ध की वजह से। क्लियर है। चलिए बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो किया था अलाउद्दीन बहम शाह अर्थात हसन गंगू ने किया था। हसन गंगू ने। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करें। क्लियर है। सबसे पहले मैं बातें करना चाहता कब किया था। तो याद रखें 1347 में किया था। 1347 में किया था। क्लियर है। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट सबसे पहले याद रखिए आप लोग। ये आप लोग का जो आप लोग का क्वेश्चन आ रहा है ये आप लोग पढ़े होंगे। तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स क्या नाम है उसका हैंड में नहीं आ रहा। तो ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन था ये। अल्टीमेटली आप लोग पढ़े होंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। कितने थे? इसको कुल 4 भाग में बांटा गया था। सांस तू आओ। देखिए मैं आप लोग बोल रहा हूँ सांस तू आ, सांस तू आ, ये आप लोग का याद रखिएगा। सबसे पहले देखिए आप लोग पढ़े होंगे संगम वंश होते हैं, सुलु वंश होते हैं, तुलु वंश होते हैं और अराविलु वंश होते हैं। इस टाइप से आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। देखते हैं क्या लिख रहा है। मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो अल्टीमेटली आप लोग पढ़ेंगे मलेशिया की जो मुद्रा होता है वह रिंगित होती है। क्या होती है? रिंगित होती है। एक क्वेश्चन आप लोग का पेपर में पूछ रहा है। क्लियर है। चलिए इसके साथ साथ फ्रेंड बात करना चाहते हैं पेसो। तो पेसो की कहाँ की होती है? तो ये अर्जेंटीना की होती है, चिली की होती है, कोम्बानिया की होती है, फिलीपींस की होती है। वह यूरो। तो यूरोपीय कंट्री जैसे बात करना चाहते हैं ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, ये सारे का यूरो होता है। अब यहाँ पे लास्ट आप लोग को बच गया था क्वाचा। देखिए क्वाचा जो होता है सबसे फेमस ही अंगोला का होता है। कहाँ का? ये अंगोला का। ये आप लोग को न्यू होगा इसके लिए। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन यू नो 18, 21, 30, 57 में क्या जुड़ेगा? देखिए 18 में क्या जुड़ेगा? 21 आएगा 3, फिर 21 में क्या जुड़ेगा? क्या आएगा? 30 आएगा तो 19, फिर देखिए यहाँ पे जुड़ेगा तो 27 आएगा। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे 57 हम लोग क्या करेंगे 81 को ऐड करेंगे। तो अल्टीमेटली 81 ऐड कीजिएगा तो 138 आएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। 138 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। अब आ चुके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कंटेंट को लिख रहा है 312। देखिए इसको आप लोग को देखना पड़ेगा किस टाइप से लिख रहा है। सबसे पहले देखिए CONTAIN लिख रहा है। ये काफ़ी ईजीएस्ट वे में है। मैं आप लोग को ट्रिक से बता दूंगा। देखिए ये आप लोग को पूछ जा रहा। तो कंटेंट का यहाँ पे जो कोड लिखा गया बहुत ही ईजी है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए 3 लिख रहा, फिर 1 2 लिख रहा। अगेन आई रिपीट यहाँ पे फिर आप लोगों के सामने फिर लिख रहा 14 लिख रहा, फिर आप लोगों के सामने 7 लिख रहा, फिर 1 लिख रहा, फिर 18 लिख रहा, फिर आप लोग का 1 4 लिख रहा और 8 लिख रहा है। इस टाइप से फ्रेंड्स अगर आप लोग कंसंट्रेट कीजिएगा ना। देखिए सी का कोड कितना होता है 3 होता है। अब देखिए ओ का अपोजिट क्या होता है एल का क्या होता है 12। तो यानी इसका इन्वर्स कर दे। एन का क्या होता है 14, टी का अपोजिट क्या होता है जी का क्या होता है 7 यानी अपोजिट। फिर देखिए ए का 1 होता है, फिर आई का अपोजिट क्या होता है आर। तो आर का लिख दिया। फिर देखिए आई का एन का 14 रहने दिया और एस का अपोजिट होता है एच, तो एच का 8 कर दिया। यानी कि शुरू में सेम रहने दिया उसके बाद अपोजिट को लिख दिया। क्लियर है। इस पैटर्न को इसको फॉलो कर रहा है। यानी कि इसका शुरू में मेन वैल्यू रख रहे हैं उसके बाद हम लोग विपरीत कर रहे हैं। तो जस्ट लाइक से हम लोग फंक्शन के लिए करते हैं। तो देखिए सेम आ जाएगा आप लोग के सामने। देखिए फंक्शन लिखते हैं तो देखते हैं फंक्शन FAU। देखिए FAUNCTION। सबसे पहले अल्टरनेट करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं देखिए रेड क्लास हम लोग क्या करते हैं ऐप से। तो ऐप का क्या होता है फ्रेंड 6 होता है। उसी पे एन का क्या होता है 14 होता है। क्लियर है। और टी का क्या होता है 20 होता है। अगेन आई रिपीट ओ का क्या होता है 9 होता है। अब देखिए जहाँ पे खाली बच के उसको हम येलो कलर से लिख देते हैं। देखिए यू का उल्टा क्या होता है एफ, तो एफ का भी क्या होता है 6 हो गया। सी का अपोजिट क्या होता है एक्स, तो एक्स का क्या होता है 24 होता है। आई का क्या होता है आर का क्या होता है 18। एन का क्या लिखे एम यानी 13। तो इस टाइप से अगर आप लोगों को कहीं आंसर मिलता है तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं। आई थिंक ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर लीजिएगा। क्लियर है। चलिए अब ये क्वेश्चन आ गया। 6 छात्र ABCDEF केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। F A के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, C F के निकटतम पड़ोसी नहीं है, D C के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, B A के बाईं ओर चौथे स्थान पे, तो E के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन होगा? सबसे पहले फ्रेंड 6 फ्रेंड्स को आप लोगों को खड़ा करना है। देखिए सबसे इजी क्वेश्चन है ये। देखिए 1 2 3 4 5 इस टाइप से आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए केंद्र की ओर रहता है। जब भी केंद्र की ओर रहता है तो आप लोग को लेफ्ट टू राइट चलना पड़ता है। क्लियर। अब देखिए मैं बनाऊंगा
सबसे पहले यहाँ पे लिख रहा है एफ ए के दाईं और तीसरे स्थान पे है। चलिए एफ को हम सबसे पहले मान लीजिए कि एफ को यहाँ मान लेते हैं, क्लियर है। तो एफ जो है ना ए के दाईं ओर, अल्टीमेटली ए के दाईं ओर देखिएगा ना, तो ए के दाईं ओर का ये बायां होता तो ये दायां होता, यानी देखो 1 2 3 यहाँ पे आ गया। अब लिख रहा सी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सी यानी देखिए ना तो यहाँ पे सी होगा ना ही तो यहाँ पे सी होगा, क्लियर है। अब लिख रहा डी सी के बाईं और दूसरे स्थान पे है, डी जो है ना सी के बाईं और दूसरे स्थान पे है, डी सी के बाईं और दूसरे स्थान पे, इसको भी इग्नोर कीजिए। बी ए के बाईं और चौथे स्थान पे, देखिए बी जो है ना ए के, तो देखिए ए के बाईं ओर बोल रहा, तो फ्रेंड्स इसके बाईं ओर बोल रहा, तो 1 2 3 4 आई थिंक हम लोग देखेंगे ना, बी जो लिख रहा ए के बाईं और चौथे स्थान पे है, तो बी जो है ए के बाईं और चौथे स्थान पे है, तो हम लोग क्या करें बाईं ओर लिखें 1 2 3 4, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बाईं ओर लिख देंगे बी को, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग डी सी के दाईं और दूसरे स्थान पे है, यहाँ पे भी आप लोग को स्किप करना पड़ेगा। देखिए बी ए के बाईं, अब ई बाईं और दूसरे स्थान पे है, तो ई के, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आ रहा, देखिए यहाँ पे क्या करना, एफ ये तो हो गया, सी एफ के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो अब हम लोग सिंपल वे में सी जब यहाँ पे नहीं तो हम यहाँ पे सी को लिख देंगे, क्लियर है। अब देखिए ई के बाईं और दूसरा स्थान पे कौन होगा, तो सिंपल वे में जब यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या बचेगा, ई बच जाएगा, और यहाँ पे आप लोग क्या बचेगा, डी बच जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो रहा है ई के बाईं और दूसरे स्थान पे कौन है, तो फ्रेंड्स ई के बाईं ओर, देखिए ई है ना, तो ई के बाईं और दूसरे स्थान पे देखिए तो सिंपल वे में कौन लग रहा है आप लोग का, बी आ रहा, तो राइट आंसर करेंगे तो बी को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीता के पुत्र को विद्यालय में अपने शिक्षक से होमवर्क पूरा ना करने की शिकायत मिलती रहती है। नीता के पुत्र को विद्यालय में अपने शिक्षक से होमवर्क पूरा ना करने की शिकायत मिलती रहती है। अध्यापक को उसे होमवर्क देना बंद कर देना चाहिए, नहीं ये तो नेगेटिव थिंक आ जाएगा। नीता को उसके पुत्र का होमवर्क पूरा करना चाहिए था, ऐसा भी नहीं है। नीता को अपने पुत्र का होमवर्क पूरा करना चाहिए, ये भी गलत है। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो ना तो 1 सही होगा ना ही 2 होगा, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, तो दोनों आप लोग का निष्कर्ष सही नहीं करेगा। यदि आप अंग्रेजी वर्णमाला को पिछले क्रम में लिखते हैं तो दाएं से छठे क्रम के बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए इस टाइप से अगर आप लोग करते हैं ना, तो मैं आप लोग को अगेन आई रिपीट, जब भी दायां बाएं यानी कि जब भी 2 कोट्स आता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, दायां लिख रहा है और यहाँ पे बाएं लिख रहा, तो दाएं से छठा लिख रहा, बाएं से 13 लिख रहा। इस चीज़ को हम लोग देखिएगा ना, तो 13 देखिए जब भी अपोजिट में आता है, लेफ्ट और राइट रहता है ना, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो 13 6 क्या होता है 19 होता है। तो इसका राइट आंसर 19 में क्या आता है, तो अल्टीमेटली आप लोग पता है एस आता है, तो राइट आंसर करेंगे एस को करेंगे। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात करें। देखिए 11 4 क्या होता है 15। अब बताइए 4 में कितना ऐड कीजिए कि 24 आएगा, तो अल्टीमेटली 9 यूज करेंगे। फिर 24 में कितना यूज करेंगे कि 14 आएगा, तो यहाँ पे 16 करेंगे। यहाँ पे भी 25 किए, देखिए ये सारे स्क्वायर के रूप में जा रहा है, 2 का 3 का 4 का 5 का, तो 6 का यूज करेंगे। तो 65 प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। तो सम करेंगे तो कितना 6 3 9 और 1 10 यानी 101 आएगा। तो राइट आंसर अगर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से किस एंजाइम द्वारा होता है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग को पता है एंजाइम ही आप लोग के पाचन का कार्य करते हैं। तो मानव पाचन प्रोटीन का जो पाचन करता है वो उसे बोलते हैं पेप्सिन। क्या वो करता है, ये पेप्सिन पाचन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, पेप्सिन। याद रखिएगा मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से पेप्सिन एंजाइम करता है। मानव पाचन तंत्र भोजन को तोड़ने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार अंगों का एक समूह होता है। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का। तो फ्रेंड देखिए यहाँ बातें करना चाहिए एमाइलेज का। एमाइलेज जो होता है ये आप लोग का स्टार्च को तोड़ने का कार्य करता है, जो कि आप लोग का लार बोले तो सलाइवा से निकलती है। क्लियर, इस चीज़ को आप लोग को याद रखिएगा। क्लियर है, एमाइलेज के बारे में मैं बता दिया। वही बातें करना चाहते हैं माल्टेज का। तो याद रखें माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। वही बात करना चाहते हैं लाइपेज का। तो लाइपेज वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में विखंडित करता है। ये सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है, अगेन आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तंत्रिका आवेग के संचरण के लिए विध्रुवण किसके प्रवाह के कारण होता है। तो फ्रेंड इसके लिए राइट आंसर होता है हमेशा याद रखें सोडियम आयन के लिए होगा। क्या होगा, सोडियम आयन। आई थिंक कीजिएगा ना तो Na+ करना पड़ेगा, Na+ करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो 20 पर 21 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या लिख रहा। यदि एक निश्चित धनराशि पर 20 महीने के लिए 19.2 की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज उसी राशि पर 15 महीने के लिए 11.2 की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज से 2,920 रुपये अधिक है, तो धनराशि कितनी होगी। देखिए इसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना फ्रेंड, सबसे पहले S1 करेंगे। तो S1 के लिए आप लोग करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करें, R को T से गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ 20 महीना था तो 20 महीना को हम लोग साल में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे गुना। यहाँ पे रेट क्या लिख रहा है 19.2% लिख रहा है। क्लियर है। अब हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्टीमेटली गुना कीजिएगा तो 32% आएगा। कितना आएगा 32% आएगा। क्लियर है। अब बात करेंगे S2 के लिए।
तो यहाँ पे S2 के लिए निकालिएगा तो यहाँ पे 15 लिख रहा था, यहाँ पे डिवाइड में क्या करेंगे 12 कर देंगे, गुना करेंगे तो हम लोग के सामने यहाँ पे लिख रहा है 11.2, तो 11.2% कर देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे टोटल देखेंगे तो 14% लिख रहा है। क्या लिखा है 14% लिख रहा है। तो यहाँ पे एक आ रहा है 32%, एक आ रहा है 14%। तो हम लोग क्या करें दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो फ्रेंड 32% में से 14% को माइनस कीजिए तो कितना आएगा 18% आएगा। कितना आएगा 18% आएगा। 18% का जो वैल्यू लिख रहा है 2920। क्लियर है। तो हम लोग को यहाँ से हम लोग को क्या निकालना 100% का वैल्यू निकालना है। तो अल्टीमेटली 100% का वैल्यू निकालिएगा ना तो लास्ट आएगा 16200 रुपये आएगा। तो आंसर आएगा 16,200। आंसर 16,200। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर देंगे। एक व्यक्ति ने 15,520 रुपये को 2 भैंस खरीदे। एक भैंस को 15% की हानि पर बेचा, दूसरी भैंस को 19% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य बराबर है तो पहली भैंस का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले बोला 15% हानि है, दूसरा में 19% लॉस प्रॉफिट बोल रहा। तो 100 में से 15% को माइनस कीजिए तो क्या आएगा 85 आएगा। क्या आएगा 85 आएगा। यानी कि हम लोग 85 ए कर देंगे। अगेन आप लोगों को क्या करना 100 में 19 को जोड़ना है तो क्या आएगा 119 बी आएगा। अब यहाँ से रेशियो निकालेगा ना तो ए रेशियो बी आएगा। तो फ्रेंड ए रेशियो बी निकालेगा तो 7:5 आएगा। क्या आएगा 7:5 आएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे 7 जब 5 है ना तो दोनों को सम करेंगे तो 7 5 क्या होता है 12। तो देखिएगा 12 का इकाई का जो वैल्यू लिख रहा है 11520 लिख रहा है। क्लियर है। और हम लोग क्या करें यहाँ पे आप लोग को बोला पहली भैंस का, तो पहली भैंस 7 था ना तो 7 इकाई का निकालेगा ना तो सिंपल में आप लोग 7 को 1 देखिए यहाँ पे 7 का निकालना था तो हम क्या करेंगे 7 को 1150 से 520 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड क्या करेंगे टोटल 12 से करेंगे। इसको अगर सॉल्व किया तो 6720 आएगा। 6720 रुपीज़ इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड राइट आंसर करेंगे 6,720 रुपये। क्लियर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे 6,720 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक कक्षा में 18 विद्यार्थियों ने एक प्रश्नोत्तरी में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 8 से अधिक है तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का गुणनफल क्या होगा। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा देखिए एक कक्षा में 18 विद्यार्थियों में से एक प्रश्न भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या 60 अधिक है। देखिए मान लीजिए बॉय है ये आप लोग का, देखिए ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपका ये बॉय है और ये क्या आपका गर्ल है। यहाँ पे लिख रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 8 अधिक है तो मान लीजिए लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की संख्या क्या करें x + 8 कर देंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा है दोनों मिलकर, तो यहाँ पे दोनों मिलकर लिख रहा है तो दोनों को प्लस कर देंगे। अब टोटल संख्या जो आप लोग के सामने लिख रहा है 18, तो हम लोग यहाँ पे इक्वल 18 करेंगे। अब सॉल्व कीजिए 18 = क्या करेंगे x + x क्या लिखेंगे 2x प्लस क्या करें 8। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2x का वैल्यू निकालेंगे तो 18 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा 10 आएगा। क्या आएगा 10 आएगा। तो यहाँ से 2x का वैल्यू आप लोग के सामने कितना आ गया 10 आ गया। 2x का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। तो उसी के अकॉर्डिंग x का वैल्यू निकालेगा तो 5 आ गया। क्लियर है। अब बोला दोनों का गुणनफल क्या होगा। देखिए x का वैल्यू 5 आ गया तो एक का वैल्यू 5 था तो एक का वैल्यू 8 उससे ज़्यादा था तो 8 5 कितना होगा 13। तो 13 को हम लोग 5 से गुना करेंगे तो 13 5 कितना आ गया 65। तो राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ एक व्यक्ति अपने घर से प्रदर्शनी मैदान तक एक ऑटो से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कुछ दूरी तय करती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कैब से लौटता है। उसकी औसत गति क्या होगी। जब भी औसत गति निकालने बोलता है तो आप लोगों को 2 × a/b + b करना। तो देखिए जाती कितना से 30 से, वापस कितना था 50 से, दोनों को क्या करेंगे सम करेंगे। 30 से 50 का तो 80। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो फ्रेंड सॉल्व कर लीजिएगा ना टोटल आप लोगों को जो वैल्यू आएगा 37.5 किलोमीटर पर आवर है। क्या आएगा 37.5 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। किसी शहर की जनसंख्या 15,000 है। यदि जनसंख्या में पहले वर्ष में 15%, दूसरे वर्ष में 25% वृद्धि होती है और तीसरे वर्ष में प्रदूषण वर्ष जनसंख्या 6% घट जाती है तो 3 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या कितना हो गया। इस टाइप्स का क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है। पहला देखिए टोटल जनसंख्या कितना लिख रहा है 15,000 तो हम लोग 15,000 लिख देंगे। पहला हम लिख रहा है 15% की वृद्धि तो हम लोग क्या करेंगे 115% कर देंगे। अगेन 25% की वृद्धि तो 125% कर देंगे। लास्टली में आप लोगों को लिख रहा 6% की कमी आता तो हम लोग क्या करेंगे 94% लिख रहा है। क्लियर है। अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा ना तो आप लोग को वैल्यू अगर 2,269 रुपये आएगा। क्या 2,269। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 20,269 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे यानी 26 का क्वेश्चन क्या लिख रही है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रही है। इस टाइप्स का क्वेश्चन अगर आता है ना तो आप लोग वैल्यू पुट करके देखिए क्या पुट कीजिए कि यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो मेरा मानना है आप लोग क्या कीजिए देखिए 2 है 2 कीजिए। एक यहाँ पे मान लीजिए अगर 1 पुट करते हैं। क्लियर है। अब बी के यहाँ पे भी मान लीजिए कि 2 पुट करते हैं। देखिए सॉल्व किया 2 एकम 2 हो गया 2 2 क्या होगा 4। अब देखिए 2 6 आ गया ना तो सी के यहाँ पे क्या पुट कर देंगे तो -6 पुट कर देंगे। आई थिंक ए के यहाँ पे आप लोग यहाँ पे क्या पुट किए 1
देखिए ए के पे 1 पुट किए थे, बी के पे क्या पुट किए थे 2, और सी के पे क्या पुट किए -6। इस तरह से आप लोगों को पुट करना पड़ेगा। तो 4 ए के पे 1 किए तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर प्लस 4 है 4 किए, बी के पे क्या पुट किए थे 2, तो 2 का स्क्वायर क्या ले देंगे 4, फिर प्लस सी के पे 6 पुट गए तो 6 का स्क्वायर क्या करेंगे 36। अब इसी पर यहाँ करेंगे 5 है 5, 6 का यानी 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 माइनस 8 ए बी, तो 8 कर देंगे। ए का वैल्यू कितना था 1, बी का वैल्यू कितना था 2, सॉल्व कर लीजिए ना। तो देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं तो काफ़ी अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 4 करेंगे प्लस, यहाँ पे प्लस 4 चौक क्या होगा 16, फिर 36 चौक क्या होता है 6 चौक 24 हो गया, 4 3 12 2 14 हो गया। इसके बाद देखेंगे तो 36 पचे क्या होता है, तो 5 3 15 यानी कि टोटल देखिए तो 180 आ गया। क्लियर है, माइनस 8 दूनी 16 हो गया। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो फ्रेंड इसको सॉल्व किया तो देखिए 16 4 20 हो गया, 20 और 144 को ऐड कीजिएगा ना, तो 20 और 144 कितना होता है 164 आ गया। यहाँ भी कितना आ रहा है 164 आ रहा, यानी एक आ रहा है आंसर। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। इस टाइप से सॉल्व किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया? तो सबसे पहले याद रखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 110 में, 120 में, 110 में मनी बिल को परिभाषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, याद रखिएगा। क्लियर है। और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक परिभाषित भी होता है। क्लियर है, याद रखिए धन विधेयक केवल लोकसभा में तथा राष्ट्रपति के पूर्व संस्तुति पर ही प्रस्तावित किया जा सकता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? तो याद रखिए फ्रेंड प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जो कि 1965 में सम्मानित किया गया था, मलयालम कवि जी शंकर कुरुप थे। मलयालम कवि जी शंकर कुरुप थे। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। क्लियर है, बातें करना चाहते हैं वर्तमान समय कौन है? तो अभी देखिए 2024 में सबसे लेटेस्ट में जो मिला था वह 59वां नंबर का था। तो 59वां नंबर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वह विनोद कुमार को मिला। याद रखिएगा विनोद कुमार ही था ये, याद रखिएगा विनोद कुमार था। क्या था फ्रेंड, विनोद कुमार था। क्लियर है, वही बातें करना चाहते हैं 2023 के लिए। तो 2023 को 2 चीज़ के लिए था, एक था आप लोग का था, एक का नाम था कवि गुलजार था और एक का था आप लोग का जगत गुरु रामभद्राचार्य था। ये दोनों को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है इंडियन सिविल सर्विस में पदयुग भार ग्रहण करने के लिए पहले भारतीय कौन थे? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इंडियन सिविल सर्विस में पदभार ग्रहण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो सत्येंद्र नाथ बोस थे। कौन थे ये? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। याद रखिए इसे कब चुना गया था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था। 1863 में चुना गया था। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की सीटों का कितने प्रतिशत जितना अनिवार्य होता है? तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर होगा लगभग 2%। लगभग कितना 2% होता है। क्लियर है, इस चीज़ को याद रखेगा। अब भारत में भी वर्तमान राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कुल कितना? तो 6 है। कुल कितना फ्रेंड? 6 है, जिसमें पहला आप लोग जानते हो INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस है। उसके बाद आप लोग का BJP भारतीय जनता पार्टी है। उसके बाद आम आदमी पार्टी जो कि आप लोग देखे होंगे पिछली बार ही आया था ये। उसके बाद आप लोग के सामने जो आ रहे हैं ये BSP यानी कि बहुजन समाज पार्टी BSP है। उसके बाद अगर आप लोग देखा जाए तो ये क्या ना जिसका किताब छाप यानी TMC नहीं होगा, ये 2 और है। एक तो आप लोग को कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI हो गया एक, और आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ एक जिसका किताब छाप है उसका नाम भूल रहा हूँ, PN संगमा का पार्टी है। क्लियर, तो इस प्रकार कुल 6 होते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। माइंड में मेरा नहीं आ रहा, आता तो मैं बक देता। आई थिंक क्या था मेरा माइंड में नहीं आ रहा, तो कुछ और है। तो टोटल 6 है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए सभी पंचवर्षीय योजनाओं में विकास की दर समान है। देखिए कभी भी कोई भी सभी पंचवर्षीय योजना में विकास का समान दर नहीं हो सकता। तो पहला आप लोगों को गलत हो गया, तो पहला को हम लोग क्या करेंगे, गलत कर देंगे। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई, बिल्कुल सही है। तो पहली आप लोग को 1951 में शुरू की गई थी। राष्ट्रपति योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष नहीं होते बल्कि राष्ट्रपति के यहाँ पे PM होते हैं। प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग 1951 में नहीं बल्कि 1950 में प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो ऑप्शन नंबर केवल B सही होगा। क्लियर है, चलिए अगेन आई रिपीट, आप लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। पंचवर्षीय योजना जो लिया गया था वह रूस का संविधान से लिया गया फ्रेंड्स। और याद रखिएगा भारत में कुल पंचवर्षीय योजना जो चला कुल 12 चला, जो कि लास्टली जो था आप लोग का 2012 से लेकर 2017 तक चला था। क्लियर है, पंचवर्षीय योजना का जो अध्यक्ष होता है वो आप लोग का कौन होता है? तो फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे प्रधानमंत्री होते हैं। क्लियर है, और इसके दर्ज पे क्या आया था? योजना आयोग आया था। योजना आयोग के भी अध्यक्ष क्या होता है? PM होते हैं। और अंतिम इसका उपाध्यक्ष कौन थे? तो मोन्टेम सिंह अहूवालिया थे। इस चीज़ को याद रखिएगा। अभी इसके यहाँ पे क्या गया? नीति आयोग आ चुका है। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में क्या लिख रहा है। ICC वनडे क्रिकेट 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए ICC वनडे क्रिकेट 2027 वर्ल्ड कप जो है यानी 50-50 ओवर का होगा। तो ये भारत में ये कहाँ पे होगा फ्रेंड? तो 32 का राइट आंसर होगा। ये दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका,
जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी को क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। याद रखिएगा, अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया देश में किया जाएगा। क्लियर है। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इससे पहले भारत में हुआ था 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो भारत में हुआ था। क्लियर, इस चीज़ को आप लोगों को पता होगा। क्लियर है। चलिए, तो 2023 में भारत में था, कुल 10 शहर में हुआ था, भारत के कुल 10 शहरों में किया गया था। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ऑप्शन। 2023 का जो वर्ल्ड विजेता कौन थे, तो आप लोगों को पता होगा 2023 का जो वर्ल्ड विजेता थे ऑस्ट्रेलिया थे। कौन थे ये? ऑस्ट्रेलिया था। किसको फाइनल में हराया था? तो अपना प्यारा देश भारत को हराया था। चलिए, सीमा पूर्व की ओर 8 किलोमीटर दौड़ी, फिर बाईं ओर मुड़ी और 6 किलोमीटर चलने लगे, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चली, अंत में वह दाईं ओर मुड़ी और 18 किलोमीटर चली और अपने घर पहुंची। तो प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में उसका घर किस दिशा में है? काफ़ी इजी। देखिए, सीमा पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चली, मान लीजिए कि सीमा है, तो सीमा के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई सीमा ही है, सबसे पहले पूर्व की ओर कितना किलोमीटर चला? 8 किलोमीटर चले। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद बोला वह बाईं ओर मुड़ी, तो फ्रेंड बाईं ओर अगर मुड़ेंगे तो देखिए नीचे आएंगे तो दक्षिण होगा, तो ऊपर जाएंगे तो बाईं ओर मुड़ी और वह 6 किलोमीटर चले। क्लियर है। फिर वह बोला दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चली, तो यहाँ से वो दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चली। क्लियर है। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 18 किलोमीटर चली, तो 18 किलोमीटर यानी 6 हो गया, 6 से 12 यानी हो गया। ठीक है, 18 किलोमीटर चली। प्रारंभिक बिंदु इसके संदर्भ में उसका घर कहाँ पे? तो देखिए, प्रारंभिक बिंदु कहाँ पे था? तो ये था, तो यहाँ से हम लोग ये पे किए। तो यहाँ से अगर आप लोग देखिएगा ना, तो ये तो उत्तर में आ रहा, तो उत्तर के साथ साथ पूर्व में, सॉरी यहाँ से यहाँ पे क्या है? दक्षिण पूर्व में आ गया। तो राइट आंसर करेंगे तो दक्षिण पूर्व। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। श्रृंखला 211, 227, 233, 241 में अगली संख्या क्या होगी? इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 211 में क्या ऐड करेंगे? 227 आएगा, तो अल्टीमेटली 25 ऐड कीजिएगा। फिर 227 में क्या ऐड कीजिएगा? 233 आएगा। तो एक काम करते हैं, इसमें देखिए कुछ सेटिंग करना पड़ेगा जो आप लोग के लिए अच्छा कर सके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए 233 यहाँ भी अगर कीजिए तो 6 ऐड कर रहा, तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, इसमें सारे में देखिएगा तो सारे अभाज्य गुणनखंड है। देखिए 211 अभाज्य संख्या 227 भी है, ये भी है। तो 241 के बाद अभाज्य संख्या जो है 257 होता है। तो राइट आंसर करेंगे तो 257 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। देखिए, चिकित्सक का संबंध होता है निदान से, तो वही न्यायाधीश का कार्य कौन करता है फ्रेंड? तो अल्टीमेटली आप लोग जानते होंगे, तो इसका कार्य होता है निर्णय लेने का। एक लड़की का परिचय देते हुए एंथनी ने कहा वह मेरी मौसी के माँ के बेटी का बेटा है। तो लड़की एंथनी से कैसे संबंध है? तो फ्रेंड इसमें देखिएगा ना, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझना पड़ेगा आप लोगों को। सबसे पहले बोला एक लड़की का परिचय देते हुए एंथनी ने कहा, मान ली एंथनी है ये, ठीक है, एंथनी ने कहा वह मेरी मौसी के माँ, तो मान ली इसकी माँ है, तो माँ की बहन क्या हो गया? मौसी हो गया। मौसी की माँ यानी इस दोनों का नानी हो गया। माँ की बेटी, तो माँ की बेटी, चलिए माँ की बेटी है, तो की बेटी यानी कि भाई ये तो बहन हो गया, सिंपल अर्थ है, तो बहन लग जाएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो बहन होगा। तो बहन है, तो ऑप्शन नंबर 36 का ए को क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? 36 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। एक महिला का परिचय देते हुए शशि ने कहा वह मेरे बेटे की इकलौती बेटी का माँ है, तो वह महिला शशि से किस प्रकार संबंधित है? तो इसको काफ़ी इजी से बना लीजिए। देखिए, एक महिला का परिचय देते हुए शशि ने कहा वह मेरे बेटे की इकलौती बेटी की माँ है, तो इसको बनाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, बहू आ जाएगा। चलिए, इसको देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। यदि नीचे देखिए सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, तो ये देखिए आप लोगों को 6 के विपरीत क्या होगा? कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले अगर 1 का, देखिए इसमें तरीका होता है। देखिए आप लोग को मैं जो बता रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा। अगर आप लोग को दूसरा का विपरीत बोलेंगे तो देखिए 2 का विपरीत, अगर देखिए 2 का विपरीत हो गया 6 हो गया। क्लियर है। उसी प्रकार अगर 3 का बोलेंगे तो 3 का क्या होगा? अल्टीमेटली बता सकते हैं 5 होगा। तो ये 4 का क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है। अगेन आई रिपीट, देखिए 2 का अपोजिट क्या होगा? तो 2 का अपोजिट करेंगे तो चौथा हो गया। क्लियर है, यानी कि ये वाला छठा है, सॉरी। तो 2 का हम लोग क्या करेंगे? 6 करेंगे। उसी प्रकार देखिए चौथा का करेंगे, तो देखिए चौथा का हम लोग किसके सामने किए थे? तो ये 1 का करेंगे, और तीसरा का क्या करेंगे? 5 करेंगे। इस टाइप से आप लोग को बनाना था। तो यहाँ पे 6 के लिए बोल रहा था, तो अल्टीमेटली 6 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी जो 2 को शो करा। देखिए ये 6 का 1 से हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, H2O के अणु का ज्यामिति क्या होता है? सबसे पहले H2O का जो ज्यामिति देखिए H कर दीजिएगा, यहाँ पे ये होएगा, इस टाइप से आप लोग को करना पड़ेगा। इसमें एक लोन पेयर होता है, बॉन्ड पेयर का कंडीशन आता है, तो इसका जो शेप होता है वो बेंड शेप होता है। क्या होता है फ्रेंड? बेंड शेप होता है, तो हम बोलते हैं बेंड शेप होता है। और यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 104 डिग्री का बनता है, यानी 104.5 डिग्री का बनता है। क्लियर है। तो इसको बोलते हैं बेंड शेप, जो कि ऑप्शन में दिया बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी का इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए, पीएच पैमाने पर 7 से कम पीएच मान क्या दर्शाता है? तो याद रखिए, जब भी पीएच मान में 7 से कम होता है तो उसे बोलते हैं अम्लीय विलयन। क्या बोलते हैं? अम्लीय विलयन। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। वही फ्रेंड्स, उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वह 7 के बराबर होता है, क्षारीय का क्या होता है? 7 से अधिक होता है, और अम्लीय का क्या होता है? 0 से 7 के बीच में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिश्र धातु में ए बी और सी का अनुपात 2:3:1 है। दूसरी मिश्र धातु में बी सी डी का अनुपात 5:4:3 है। यदि दोनों मिश्र धातु के वजन बराबर वजन को एक साथ मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है तो नए मिश्र धातु में बी का भाग क्या होगा। तो चलिए इसके बारे में बातें करना चाहते हैं। देखिए काफ़ी अच्छे से बना लीजिएगा आप लोग। सबसे पहले फ्रेंड देखिए यहाँ पे आप लोग का ए लिख रहा है, ये अगेन आई रिपीट, आप लोग यहाँ पे बी सी लिख रहा, तो इसका रेशियो लिख रहा 2 लिख रहा, फिर आप लोग का 3 लिख रहा, फिर आप लोग ए लिख रहा। उसी में बी सी डी का, तो बी सी डी का अगर आप लोग देखिए ना, चलिए बी सी डी को अलग से लिखते हैं, कलर को चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग के सामने बी लिख रहा है, ये सी लिख रहा है, ये डी लिख रहा। तो बी सी डी का देखिए तो 5 लिख रहा, फिर आप लोग को 4 लिख रहा, फिर 3 लिख रहा। हम लोग क्या करें, इक्वल करने का प्रयास करेंगे। तो इक्वल किसको करें, तो देखिए बी को बराबर कर सकते नहीं होगा, तो इसमें ऐसा किसी चीज़ को इक्वल करेंगे जो आप लोग के लिए इक्वल हो सके। तो एक काम करते हैं, दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, 2 से गुना करते हैं। तो एक काम करते हैं, देखिए दोनों में हम लोग क्या करें, इक्वलिटी करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा ना, दोनों मिश्र धातुओं को बराबर वजन का एक साथ मिलाकर किस तीसरी मिश्र धातु बनाना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग देखिए दोनों को ऐड कीजिएगा। 3 2 5 और 1 6 आ रहा है, यहाँ पे जोड़िए 5 4 9 3 12 आ रहा, तो यहाँ पे 6 है 12, तो अल्टीमेटली इसको हम लोग क्या से गुना करें, 2 से। तो 2 से गुना कीजिए तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 3 दूनी 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया। ये रेशियो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ पे 5 4 रहने देंगे। आप लोग उसमें बी का हिस्सा निकालना था, यानी बी का। तो फ्रेंड्स बी का अगर हिस्सा निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़े, देखिए इसमें बी का हिस्सा क्या था, 6 था, और इसमें हिस्सा क्या था, 5 था। तो 6 + 5 को अगर ऐड कीजिएगा तो कितना होता है, देखिए बी का 6 5 11 हो गया टोटल देखिएगा। तो टोटल के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जस्ट लाइक सेम वर्क करना पड़ेगा, यानी कि 12 हिस्सा 6 अच्छे, देखिए इसमें कितना आया था 12, और ये भी आया था कितना 12, तो 12 12 क्या होता है 24, तो यानी 24 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है, तो 11/24 इसका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन लिख रहा है 42 नंबर, तो 42 को स्किप करते हैं, आप लोग बना लीजिए, इजी क्वेश्चन होता है ये सब। एक कर्म कार्यशाला में श्रमिक का औसत मासिक वेतन 8500, यदि 7 श्रमिक का औसत मासिक वेतन 10,000 रुपये है और शेष का मासिक वेतन 7800 रुपये है, तो कार्यशाला में श्रमिकों की कुल संख्या क्या होगी। इसके लिए फ्रेंड्स आप लोग को काफ़ी अच्छे से बनाना पड़ेगा। देखिए औसत आप लोग के बीच में दिख रहा है, तो देखिए 8500 लिख रहा है, हम 8500 ले रहे हैं। क्लियर है, अब 7 श्रमिकों के लिए दिख रहा है, तो टोटल लिख रहा है 10,000, क्या लिख रहा है फ्रेंड 10,000 लिख रहा है। क्लियर है, अब बाकी के लिए लिख रहा है टोटल, शेष के लिए लिख रहा है 7800 लिख रहा है। तो हम लोग क्या करें, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो अल्टीमेटली 700 होगा, फिर ये निकालेंगे तो 1500 होगा। क्लियर, अब हम लोग दोनों के बीच अगर रेशियो निकालेंगे ना तो 7:15 होगा। क्या होगा, 7:15 होगा। तो इस टाइप से आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते थे। तो 7:15 तो ला दिए, लेकिन बोला कुल बोला ना, तो 7:15 में 7 और 15 को ऐड कर देंगे तो 22 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 15 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या क्या होगी। देखिए इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले बोला 4 संख्या, पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है 15 है। हम क्या करते हैं, देखिए 4 संख्या मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है। अब लिखिए पहला 3 संख्या यानी ए प्लस सी, ये तीनों का औसत है 3, 15 थी कितना हो गया 45 हो गया। उसी के बाद देखिए अंतिम 3 संख्या, आई थिंक हम लोग करेंगे बी प्लस सी प्लस डी, ये 3 का देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को लिखा 16, तो 16 तो क्या हो गया 48 हो गया। क्लियर है, अब देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे तो बोला पहली संख्या क्या होगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी का कितना आ गया 45 आ गया, वही बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू कितना 48 आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण को 1 को घटा देंगे। आई थिंक देखिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 घटाइए दोनों में। तो यहाँ पे घटाइएगा ना तो सिंपल में ये आप लोग का देखिए बी कैंसिल है, सी कैंसिल होएगा। तो यहाँ पे अगर बताइए ना तो ए माइनस डी का वैल्यू बचेगा, या फिर डी माइनस है तो देखिए डी माइनस ए का वैल्यू जो बचेगा 3 बचेगा। क्या बचेगा 3 बचेगा। तो हम लोग बताए हैं, देखिए डी माइनस ई का वैल्यू आप लोग के सामने 3 बच गया। क्लियर है, अब लिखा अंतिम संख्या 19 है, तो देखिए अंतिम संख्या डी माने तो इसका वैल्यू 19 लिख रहा, माइनस ए बराबर क्या लिखेंगे 3, तो अल्टीमेटली ए का वैल्यू निकालेगा तो आप लोग के सामने क्या आएगा 16 आएगा। क्या आएगा 16 आएगा। तो फ्रेंड्स इसमें पहली संख्या क्या आएगा 16 आ गया। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। धारा के साथ और धारा के विपरीत एक नाव की चाल क्रमशः 22 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की चाल ज्ञात करें। देखिए इसमें धारा की चाल निकालना ना, तो दोनों जो आप लोग का लिख रहा है ये दोनों का क्या करें डिफरेंस बाय 2 कर देंगे। तो हम लोग क्या करें 22 में से 18 को घटाएंगे 4 बचेगा, इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 2 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर काफ़ी मोहब्बत से बी को क्लिक कर देंगे। इस क्वेश्चन को भी मैं स्किप कर रहा हूँ। देखिए हम्पी उत्सव जो कर्नाटक में मनाया जाता है को कहा जाता है कर्नाटक के ऐतिहासिक काल की धूमधाम वैभव और महिमा को दर्शाने वाला यह त्यौहार एक सप्ताह में एक बार मनाया जाता है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, हम्पी त्यौहार जो कर्नाटक में आता है इसे हम लोग बोलते हैं विजय उत्सव कहते हैं। क्या बोलते हैं विजय उत्सव ही कहते हैं। क्लियर है, विजय उत्सव कहते हैं। चलिए
अब देखिए बात करना चाहते हैं सरहुल महोत्सव। तो फ्रेंड्स सरहुल जो होता है ना आप लोग का झारखंड में फेमस होता है, झारखंड में फेमस होता है, क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं इसमें और कुछ वैसा है तो वैसा कुछ नहीं लगा, ठीक है। बातें करना चाहते हैं हम्पी को। तो याद है कि हम्पी जो कर्नाटक में है और इसे यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया था जो कि 1986 में। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। और हम्पी, और फ्रेंड्स हम्पी के बारे में याद रखिएगा, ये किस नोट किस रुपए के कितने, यानी 20 में तो सांची है। आप लोग बताइए हम्पी जो होता है ना कितना रुपए के नोट के पीछे है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 20 रुपये में नहीं, 20 रुपये में तो एलोरा की गुफा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि देखिए मैं याद करना चाहता हूँ कि 10 रुपये के नोट के पीछे क्या है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 20 रुपये के नोट के पीछे क्या फ्रेंड, तो एलोरा की गुफा है। फिर वही बता 50, तो 50 रुपये के नोट के पीछे क्या, हम्पी। देखिए आ गया मुँह पे ना। फिर वही 100 रुपये की बात करना चाहते हैं गुजरात का रानी का बाव है। वही 500 की बात करना, 200 की बात करना सांची स्तूप है। और वही बात करना चाहते 500 का तो लाल किला, 2000 का मंगलयान। इस टाइप से भी याद रखिएगा। बादामी चालुक्य मूल रूप से किस शक्ति के अधीन थे। तो फ्रेंड्स याद रखिए बादामी जो थे ना चालुक्य मूल रूप से किसके अधीन थे, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कदम के थे। किसके थे, कदम के। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोगों को मजा आ गया हो, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। 26 जनवरी 1950 को भारत बन गया था। तो याद रखिए 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन गया था। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, क्लियर है। देखिए धर्मनिरपेक्ष समाजवादी जो है ना वह 1976 में बना था, 1976 में बना था। तो ये हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, क्लियर है। और देखिए आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष ये दोनों को जो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, क्लियर है। ऐसे जो लागू किया गया था वह 1977 में लागू किया गया था। तो पहला तो आप लोग क्लियर कर दीजिए, एकात्मक राज्य नहीं था, संघीय है। तो ऑप्शन नंबर लोग क्या करें, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स याद है 26 जनवरी को लोग गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया बजट को काला बजट कहा जाता है। देखिए याद रखिए भारत के इतिहास में 1973-74 में जो बजट पेश किया गया था उसे बोलते हैं काला बजट। क्या बोलते हैं, काला बजट कहते हैं, क्लियर है। क्योंकि फ्रेंड इसमें भारतीय बजट में ना टोटल 550 करोड़ का घाटा हुआ था, इसलिए इसे काला बजट कहते हैं। और याद रखिए भारत में प्रथम बजट जो है जेम्स विलियम ने 1860 में प्रस्तुत किया था, क्लियर है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान में आर्टिकल 112 में वित्तीय वार्षिक विवरण का डिस्कस किया गया, क्लियर है। चलिए अभी वर्तमान समय में अभी आप लोगों को बताना चाहते हैं बजट कौन पेश किए थे, तो निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं। भारतीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एनएसपी 15 अगस्त को शुरू किया गया था। तो याद रखिए भारतीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एनएसएपी जो है ना 15 अगस्त 1995 से शुरू किया गया था, 15 अगस्त 1995 से, क्लियर है। अब देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। याद रखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 41 और 42 कल के एग्जाम में पूछा, भारतीय संविधान का आर्टिकल 41 और 42 के तहत नीति निर्देशक तत्वों के अनुकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 41 क्या होता है ना, देखिए आर्टिकल नंबर 41 होता है डीपीएससी के अंतर्गत आता है। इसमें राज्य सरकार जो होता है काम पाने या शिक्षा प्राप्त करने वाले विशेष परिस्थितियों में सहायता पाने का अधिकार देता है। आप लोग देखते होंगे आपके राज्य में वृद्धा पेंशन मिलता होगा बुढ़ा लोग को, फिर छात्रवृत्ति मिलता है, ये सारे या फिर मनरेगा का जो कार्य मिलता है ना वो आर्टिकल नंबर 41 के तहत राज्य सरकार देते हैं, क्लियर है। वही 42 के तहत क्या होता है आप लोग पढ़ेंगे, न्याय एवं काम की मानवीय दशा एवं मातृत्व सहायता का प्रावधान किया गया, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करना चाहते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस क्या लिख रही है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किसी राजनीतिक दल को तभी एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि वह आम या विधानसभा चुनाव में किन्हीं भी 4 राज्यों में वैध मतों का कितना प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करता है। तो याद रखिए कम से कम 6% हिस्सा प्राप्त करता है, कितना, 6%। तो याद रखिएगा आप लोग, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, क्लियर है। इसके साथ बातें करना चाहते हैं, देखिए इसका जो डिसीजन जो लेता है वह जो डिसीजन जो मेकर होता है फ्रेंड भारतीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष लेते हैं। और भारतीय निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ था वह 25 जनवरी को होता है। इस चीज़ को याद रखिए 25 जनवरी 1950 को होता है, क्लियर है। और इसके साथ साथ वही वर्तमान अध्यक्ष जो है वह वर्तमान जो अध्यक्ष है फ्रेंड ज्ञानेश कुमार है, जो कि 19 फरवरी 2025 को शपथ लिए थे। एक निश्चित गुण भाषा में मिक्स जैगरी वेल को, देखिए इसमें आप इस टाइप्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करें, देखें दोनों कॉमन क्या है। तो इसमें अगर आप लोग देखते हैं तो आरबी देखिए यहाँ भी आरबी लिख रहा है, यहाँ भी आरबी लिख रहा, तो जस्ट लाइक सेम कोड में अगर देखिए तो कॉमन क्या मिल रहा, तो वेल, देखिए यहाँ भी वेल है यहाँ भी वेल है, तो इसका राइट आंसर होगा वेल, और यहाँ पे आरबी कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
ये आप लोग को आगे देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा रहा। तो फ्रेंड इस आकृति को पहचानना कि नेक्स्ट चिन्ह पे क्या होगा। देखिए सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे बी था, फिर आप लोग एल टी करा, तो यहाँ पे एक स्टेप को छोड़ के बी एल टी करा, फिर देखिए यहाँ पे बी है, फिर ऊपर चला गया। तो अल्टीमेटली आप अगली बार करेंगे तो बीच में आ जाएगा ना, तो जहाँ पे यहाँ पे तो नहीं है तो फिर बी कहाँ जाएगा। तो देखिए इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं 54 क्वेश्चन को। तो इसमें अगर कीजिएगा ना तो ऑप्शन नंबर सी को देखिए, तो सी में आप लोग का आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है, तो उस विकल्प को चुनना जो अलग है। तो फ्रेंड देखिए ई जे एम, तो ई जे एम में अगर देखें ना, ई से जे के बीच 5 का डिफरेंस है और जे से एम के बीच में +3 का डिफरेंस है। क्लियर है। सी से एच के बीच में देखिए तो सी से एच यानी +5 का डिफरेंस है, और एच से भी 3 के बीच, यहाँ पे के में 3 है। डी से आई, तो डी से आई में कीजिएगा तो +5 का डिफरेंस है, और आई से एम में कीजिएगा ना तो आई से एम में कीजिए तो +4 का डिफरेंस आ गया। फिर देखिए एफ से के में करेंगे तो एफ से के में अल्टीमेटली 5 होगा, और के से एन में करेंगे तो यहाँ भी 3 आएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 4 का, बाकी में 5 3 है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन देखिए जस्ट लाइक सेम है, इसमें भी अगर आप लोग बनाते हैं तो सेम प्रोसेस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आप लोग को बनाना पड़ेगा, यानी कौन सा 2 संख्या को आपस में बदलेंगे कि आप लोग का 150 के इक्वल आ जाएगा। तो ये ऑप्शन टेकन, ऑप्शन से बनाइएगा ना तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आंसर। ये देखिए आप लोग इसमें शो करना है, ये वेन आरेख दिया यानी वेन डायग्राम दिया है, इसमें आप लोग को बताना एक से अधिक पदों के लिए आवेदक करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितना, एक से अधिक के लिए बोल रहा है, एक से अधिक के लिए बोल रहा है। तो फ्रेंड देखिए एक से अधिक के लिए बोल रहा है, ये देखिए तो सबसे पहले एक से अधिक के लिए आप लोग को यहाँ पे क्या लिख रहा है, 4 लिख रहा है, लिख देंगे। फिर आप लोग यहाँ पे देखिए 6 लिख रहा है तो 6 लिख देंगे। फिर अगर आप लोग देखिए तो ये आप लोग को 8 लिख रहा है तो 8 लिख देंगे। फिर लिखे 3 है तो 3 कर, ये तीनों यानी 8 6 14 14 सॉरी 6 6 10 8 18 3 21 हो गया। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए बस और क्वेश्चन है कि हाँ देखिए किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। सबसे पहले गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, हाफ mv² होता है। क्या होता है, हाफ mv² होता है, जिसमें m क्या होता है, मास होता है, v4 क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो वेग और द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दें, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, कौन सी घटना प्रकाश के तरंग प्रकृति के समर्थन करता है। सबसे पहले फ्रेंड तरंग, तरंग को हम लोग बोलते हैं वेव। तो याद रखिएगा तरंग का जो सिद्धांत जो दिया था ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, पोलराइजेशन शो करता है, पोलराइजेशन। तो ऑप्शन नंबर सी को करेंगे, इसी को हम हिंदी बोलते हैं ध्रुवीकरण। तो याद रखिएगा ध्रुवीकरण की घटना प्रकाश के तरंग प्रकृति के समर्थन करता है। क्लियर है। और प्रकाश तरंगे देखिए प्रकाश तरंग और कणों दोनों के रूप में व्यवहार करता है, इस चीज़ को याद रखिए। क्लियर है। और कणों के बारे में, इसके बारे में जो बोला था वह न्यूटन महोदय ने दिया था, और तरंग के बारे में जो दिया था वह हाइजेंस प्रिंसिपल ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इग्नोर करता हूँ। देखिए इसको आप लोगों को बनाना पड़ेगा। देखिए देखते हैं क्या लिख रहा है ये। समरीश एक कीबोर्ड को समरीन एक कीबोर्ड को 1260 रुपये में 25% का लाभ पर, दूसरे कीबोर्ड को 1440 रुपये में 10% की हानि पर बेचता है, तो उसका कुल लाभ या कुल हानि प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, देखिए यहाँ पे लिख रहा है 1440 रुपये लिख रहा है, और यहाँ पे लिख रहा है 1260 रुपये। आई थिंक फ्रेंड सबसे पहले और दूसरे का कुल विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो यानी कुल सेलिंग प्राइस निकालेगा, तो दोनों को सम कर देंगे। तो 1260 और 1440 को ऐड करेंगे तो ये आप लोग का आएगा 2700 आ गया। क्या आ गया, 2700 आ गया। अब क्या करेंगे, पहले और दूसरे कीबोर्ड की कुल संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पे निकालेंगे तो देखिए 1260 रुपये ना, अब यहाँ पे टोटल देखिए तो 25% लाभ लिखा, तो 125 गुना क्या करेंगे 100 कर देंगे। यहाँ तक समझ आ गया। फिर देखेंगे तो 1440 लिख रहा था, 1440 बटा 1440 10% हटा दिए तो 90 कर देंगे, गुना 100 कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, तो टोटल सॉल्व किए तो 2608 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2608 आ जाएगा। अब आप लोग बताइए, देखिए इसका विक्रय मूल्य था 2700 और सीपी कितना आ गया 2628, तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे। आई थिंक आप लोगों को 2700 में 2608 को घटाइएगा ना तो 92 आएगा। क्या आएगा, 92 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 92 आ गया और सीपी कितना था, तो अल्टीमेटली देखेंगे 2608 आया था, 2608 आया था, इंटू क्या करेंगे 100 को गुना कर देंगे। तो इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो 3.86 बटा कितना आएगा 163 आएगा। क्लियर है। तो ये आप लोग का आंसर होगा। तो 3.86 बटा 163 लाभ होगा, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, यदि किसी कर्मचारी की आय 72,000 रुपये है, जो राशि खर्च करता है उसकी बचत में 40% अधिक है, इसलिए उसकी बचत कितनी होगी। तो फ्रेंड इसके लिए अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो कुछ नहीं करना है, इसके लिए किया तो बचत देखिए आप लोगों को क्या करना है, 72,000 रुपये ना, तो हम लोग 72,000 लिख देंगे। क्लियर है। देखिए 72 है, हम लोग क्या बोला 40% अधिक करता है, तो देखिए शुरू में x मान लेते तो सिंपल है, अधिक जब बोले ना तो x मान लेते ना, तो इसी में x प्लस 1.4 कर दीजिए ना, तो सिंपल में अगर कीजिए तो 72,000 आप लोग का आ रहा था। क्लियर है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे 2.4x करेंगे, 2.4x करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ से x का वैल्यू में निकालिए तो 24 दिया यानी 72, तो यहाँ पे टोटल 30,000 आ जाएगा। कितना आएगा फ्रेंड्स, 30,000 आएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो 30,000 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है। ये परिवहन वाला क्वेश्चन है। यदि दिया गया पाई चार्ट किसी पुस्तक का प्रकाशन पर व्यय का प्रतिशत दर्शाता है तो आप लोग को बताना बाइंडिंग पर किए गए व्यय क्या होगा। देखिए बाइंडिंग की बात करना चाह रहा ना, तो बाइंडिंग के लिए लिखा 23% दिख रहा। तो फ्रेंड्स हम लोग 23% के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं 23 से 23% के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाय 100 कर देंगे। क्लियर है। यहाँ तक समझ में आ गया। गुना करेंगे तो 90 डिग्री के फॉर्म में लिख देंगे कि 360 कर देंगे। अब यहाँ से करेंगे तो टोटल आएगा 82.8 डिग्री आएगा। 82.8 डिग्री आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 82.8 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए 64 हो गया। अब 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो 65 नंबर लिख रहा 10 कुर्सी और 6 मेजों का कुल मूल्य 5140 रुपये, 3 कुर्सियों और 2 मेजों का कुल मूल्य 1635 रुपये। तो एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य क्या होगा। देखिए इसके लिए अगर आप लोग बनाते हैं ना, सबसे पहले 10 कुर्सी लिख रहे हैं, 10 चेयर लिख रहे हैं, प्लस 6 मेज को क्या बोलते हैं, टेबल लिखते हैं। इसका चार्ज लिख रहा है 5140 लिख रहा है। क्लियर है। इसका 3 चेयर लिख रहा है, 3 चेयर लिख रहा है। उसके बाद आप लोग का लिख रहा है 2 टेबल, इसका चार्ज लिख रहा है 1635 लिख रहा है। और आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिएगा। टेबल का मूल्य आ जाएगा 465 आ जाएगा, और वही चेयर का मूल्य कीजिएगा तो 265 आएगा। अब पूरा का दोनों को सम किया तो 700 आएगा। कितना आएगा, 700 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करें तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए भरण पाइप पी पाइप क्यू से 21 गुना तेज है। यदि क्यू एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है और वह तो दोनों भरण पाइपों को एक साथ खोलने में टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए इसके लिए आप लोगों को कुछ भी नहीं करना फ्रेंड। देखिए यहाँ पे पी लिखेंगे, यहाँ पे क्यू लिखेंगे। पाइप देखिए भरण पी क्यू से 21 गुना तेज, यानी एक है तो ये 21 गुना तेज यानी 21 कर देंगे। क्लियर है। ये आप लोग का एफिशिएंसी कर रहा था। जब भी कार्य निकालना बोलता है ना तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्षमता को समय से गुना करेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा ना, दोनों भरण पाइपों को एक साथ खोलने पर कितना समय लगेगा। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए सिंपल क्वेश्चन ये यहाँ पे निकालेंगे ना, तो लिख रहा यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्यू एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है। तो देखिए इसका क्षमता नहीं है, क्यू की क्षमता कितना, 1 था, और समय कितना लिखा था 110 लिख रहा। तो यहाँ से इसका कार्य निकल गया। तो यहाँ पे इसका कार्य निकल गया 110 यूनिट निकल गया। क्लियर है। अब बोला दोनों मिलकर, तो टोटल कार्य देखिए 110 आ गया। अब दोनों मिल जाएगा ना तो 21 सारे क्या आ जाएगा 22। तो हम लोग क्या करें, 110 को क्या करें 22 से डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा 5 मिनट आंसर आएगा। क्या आएगा 5 मिनट। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। अगेन आई रिपीट, आप लोगों को कुछ नहीं करना था। यहाँ पे देखिए पी था, यहाँ पे क्यू था, यहाँ लिख रहा है भरण पाइप पी क्यू से 21 गुना तेज, यानी क्यू एक है तो ये 21 गुना तेज कर देंगे। क्लियर। अब यहाँ पे लिखा क्यू एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है। तो क्यू जब 110 मिनट में भर सकता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 110 लिखेंगे। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे कितना 110 आ गया ना। जब दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये क्या होगा, टोटल वर्क आ गया। क्लियर है। अब क्या लिख रहा ना कि दोनों मिलकर, तो देखिए इसका रेशियो 21 था, इसका रेशियो 1 है, तो 21 वाले कितना आ गया 22। तो 110 को हम लोग क्या करेंगे 22 से गुना करें तो 22 + 110 यानी 5 आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है। देखिए 22 जुलाई 1947 का सबसे महत्वपूर्ण ये है ना, इस दिन भारतीय वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया यानी कि एक्सेप्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मैं आप लोग को रिकॉल करना चाहता हूँ भारतीय तिरंगा झंडा को 22 जुलाई, मैं लिख देता हूँ 22 जुलाई 1947 को एडॉप्ट किया गया था, यानी कि अपनाया गया था भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग। क्लियर है। और भारतीय संविधान का अगर लेंथ और ब्रेथ का रेशियो बोले तो 3:2 है। याद रखिए भारतीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन आता किसने प्रस्तुत किया था, तो ये भी क्वेश्चन आता हंसा मेहता ने इसे प्रस्तुत किया था। आई होप आप लोग पढ़े होंगे। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइनर थे वो पिंगली वकैया थे। और भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थाओं आदि को राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित करने का अधिकार मिला। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग को याद रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, याद रखिए 22 जुलाई को हम लोग तिरंगा दिवस भी मनाते हैं। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में कितनी रियासतें थी। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में कुल रियासतों की संख्या थे 565 थे। कितना थे 565 थे। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन लिख रहा, हल्दी घाटी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो मैं आप लोग को रिकॉल करवाना चाहता हूँ भारत में हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुआ था वो 18 जून, देखिए 18 जून, यहाँ पे याद रखिएगा 18 जून 1764 को हुआ था। 18 जून 1764 को हुआ था। याद रखिएगा क्या बक्सर में बता दिया, 18 जून 1576 में हुआ था। 18 जून 1576 में हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था आज शायद 18 तारीख भी है,
बिल्कुल फ्रेंड्स, आज 18 तारीख भी है। तो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ये जो होता है मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच में होता है। याद रखिए, मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप, मैं लिख देता हूँ, महाराणा प्रताप और किसके बीच हुआ था, तो अकबर के बीच में हुआ था। ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। क्लियर है, कब हुआ था, तो 18 जून 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राजा राणा प्रताप राजस्थान की राजधानी थी। क्लियर है। अब महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था फ्रेंड, ये क्वेश्चन आता है। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। क्या था, ये चेतक था। ये इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। और इसके हाथी का नाम था राम प्रसाद था। इसके देखिए घोड़ा का देखिए महाराणा प्रताप, मैं लिख देता हूँ सबसे पहले महाराणा प्रताप। देखिए याद रखिए, बहुत ही याद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो महाराणा प्रताप के घोड़ा था, एक था हाथी था। तो घोड़ा का नाम भी पूछता है और हाथी का नाम भी पूछता है। देखिए घोड़ा का नाम पूछता है ना, तो घोड़ा का नाम होता है चेतक। क्या था, ये चेतक था। वही हाथी का नाम पूछता है ना, तो राम प्रसाद था। क्या था, राम प्रसाद था। ये आप लोग को शायद पता होगा, तो रिकॉल हो गया होगा। चलिए, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना की ओर से मान सिंह और आसिफ खान लड़े थे। याद रखिएगा, मुगल सेना की तरफ से अकबर नहीं, बल्कि अकबर के जहाँ पे मान सिंह और आसिफ खान लड़े थे। क्लियर है। चलिए, बातें करना चाहते हैं यहाँ पे 1756 में। 1756 तो वैसे कुछ नहीं थे। देखिए 1576 में बता दिया। देखिए 1764 में कौन सा लड़ाई हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 1764 में क्या हुआ था, तो फ्रेंड्स 1764 में जो हुआ था वो बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में हुआ था। और वही 1761 में क्या हुआ था, पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था। क्लियर, इस चीज़ को भी आप लोग याद कीजिएगा। देखिए अगेन आई रिपीट, 22 अक्टूबर, देखिए इस चीज़ को याद रखिए, 22 अक्टूबर 1776 को, 22 अक्टूबर 1764 को, 1764 को बक्सर का युद्ध जो हुआ था, अंग्रेजों ने मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला के सेना को हरा दिया था। वही 1761 में, यानी कि इसका डेट था शायद 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था। पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध स्थान से। देखिए और यहाँ पे देखा तो लुम्बिनी से। तो गौतम बुद्ध का संबंध किससे, तो लुम्बिनी जगह से। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का संबंध लुम्बिनी स्थान से। क्लियर है। याद रखिए, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिल वस्तु के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी में हुआ था। क्लियर है। चलिए, वही बारदोली किससे संबंधित है, तो फ्रेंड यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। क्लियर है। वही बात करना चाहते श्रीरंगपट्टनम। तो श्रीरंगपट्टनम के बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे, इसके बारे में काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। तो श्रीरंगपट्टनम के संधि पढ़े होंगे। ये क्या नाम था उसका, ये टीपू सुल्तान किससे संबंधित है। क्लियर है। अब पावापुरी हो गया आप लोग का, महावीर से संबंधित है। क्लियर है, तो याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप ने यूरोप मुद्रा को कब अपनाया था, तो याद रखिए यूरोप ने यूरो मुद्रा को कब अपनाया था, तो याद रखिए जनवरी 1999 में। जनवरी 1999 में इन्होंने यूरो मुद्रा को अपनाया था। क्लियर है। यूरो मुद्रा यूरोपीय देश के 28 में से 20 सदस्य अपनाए हुए थे। क्लियर है। और लास्टली जो है ना, क्रोएशिया 1 जनवरी 2023 को यूरो का 20वां सदस्य देश बन गया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये, तिरुमल राय मध्यकाल में भारत में किसके राजवंश के संस्थापक थे। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिए, तिरुमल राय जो थे ना वो आराविडु के थे। किसके थे, आराविडु। तो तिरुमल राय मध्यकाल में भारतीय आराविडु राजवंश के संस्थापक थे। क्लियर है। अब याद रखिए, इसी के कार्यकाल के समय आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो डेट था आप लोगों के साथ 23 जनवरी था। हाँ बिल्कुल 23 जनवरी। देखिए मैं याद करता हूँ, 23 जनवरी 1565 को, 23 जनवरी 1565 को इसी के समय तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध हुआ था। क्लियर है। तो याद रखिए, तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को हुआ था। अब इसी युद्ध के पश्चात तिरुमल ने 1570 में सदाशिव की राय की हत्या कर आराविडु वंश की स्थापना किया था। क्लियर है। चलिए, और इसके साथ साथ आराविडु वंश का अंतिम शासक जो था श्रीरंग तृतीय थे। इस चीज को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। और ये सब सारे जो थे आप लोग का, ये क्या नाम है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे। अब विजयनगर साम्राज्य को कुल 4 भाग में बांटा गया था। उसके लिए ट्रिक याद कर लिए, सांस लो तो, सांस तो लो, सांस तो अब, सांस तू अब, सांस तू अब, इसको याद कर लिए, सांस तू अब, सांस तो अब, सांस तू अब। देखिए सास हो गया, सैयद वंश हो गया। क्लियर है। सैयद बोलते, सॉरी, सास से आप लोग का संगम वंश हो गया, फिर सुलू वंश हो गया, तुलु वंश हो गया, आराविडु वंश हो गया। क्लियर, इस चीज को याद रखिएगा। देखिए कोई कार बस नहीं है, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को लिख रहा है कोई कार बस नहीं है। तो मान लीजिए कि आप लोग एक कार है। क्लियर है। तो लिख रहा है कोई भी कार बस नहीं है। तो मान लीजिए आपको बस है, तो यहाँ पे लिख रहा है बस नहीं है। फिर लिखा सभी बसें बड़ी है। तो ये सारे बसें को क्या बोलेंगे, बड़ी है। यहाँ तक समझ आ गया। फिर लिख रहा है कुछ कारें, तो यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा कुछ कारें बड़ी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ कारें बड़ी के बारे में बोल रहा, तो देखते हैं कुछ कारें बड़ी है। तो यहाँ पे कारें है अब बड़ी है, तो ये कारें बड़ी है क्या, तो यहाँ पे देखिए कोई कारें बड़ी है, तो पहला कैंसिल कर दें। सेकेंड, कुछ बसें क्या कुछ बसें कारें हैं, तो ये भी आप लोग कैंसिल हो। तो यहाँ पे देखिए तो दोनों आप लोग का गलत हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 होगा ना तो निष्कर्ष 2 होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे।
निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है? तो फ्रेंड इसमें त्रिभुज को काउंट करना है, तो इसमें अगर आप लोग काउंट कीजिएगा ना, थोड़ा टाइम टेकन है, 17 आ जाएगा। चलिए 74 क्वेश्चन हो चुका है, और भी मैं आप लोग को कुछ बता रहा हूँ। देखिए इसमें आप लोग को जल प्रतिबिंब बताना, तो हमेशा याद है कि जल प्रतिबिंब जब भी बोलता है ना, तो लेफ्ट सॉरी इसमें अपर को डाउन कर दीजिए, डाउन को अपर कर दीजिए, यानी अपोजिट कर देते हैं, अप डाउन कर देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखिएगा ना, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लोग सबसे ऊपर में अगर देखिए तो ये W ऐसा लग रहा है, तो सबसे पहले नीचे अगर आएगा ना, तो W को उल्टा M होता है, तो M के जैसा नीचे आना चाहिए, तो M जैसा आना चाहिए। अब देखिए जो ट्रायंगल है ना, नीचे आना चाहिए, तो पूरे के पूरे अगर आप लोग देखते हैं बढ़िया से, तो देखिए पहला तो आप लोग कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कलर में थे, तो यहाँ पे नहीं होगा, क्लियर है। सेकंड की बात करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा फोकस कीजिए कंसंट्रेट के अकॉर्डिंग ना, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी आप लोगों का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमरे में कुर्सियों की कुल संख्या ज्ञात करें। कमरे में कुर्सियों की संख्या स्टूलों की संख्या के दुगनी है। देखिए यहाँ पे लिख रहा ना, कमरे में कुर्सियों की संख्या ज्ञात करना। कमरे में कुर्सियों की संख्या यानी चेयर की संख्या स्टूलों की संख्या की तुलना में दुगनी, एक है तो ये 2 है। कमरे में स्टूल की संख्या 12 है, तो स्टूल की जब संख्या 12 है तो ये क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, 24 हो गया। तो यहाँ पे पूरा कमरे में कुर्सियों की कुल संख्या क्या होगी, तो अल्टीमेटली 76 का देखिएगा, तो ऑप्शन एक और दो दोनों आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो 1 और 2 दोनों पर्याप्त होंगे, क्लियर है। चलिए, क्या बच्चों को झूठ बोलने के लिए दंडित किया जाना चाहिए? हाँ, बच्चों को अनुशासित करने के लिए उन्हें उनकी उम्र के हिसाब से उचित सजा देनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। नहीं, दंड की वजह से वांछित व्यवहार लाने की वजह दंडित होने का डर पैदा हो जाता है। फ्रेंड्स अगर देखा है तो आप लोग का देखा है तो दोनों आप लोग का सही है, तो दोनों कंक्लूजन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, 1 और 2 दोनों सशक्त होंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लिखा नीचे दिए बॉक्स में लुप्त संख्या ज्ञात करना। इसमें लुप्त संख्या को ज्ञात करना, देखना पड़ेगा कैसे करिए। देखिए 5 6 क्या होता है 11, 11 4 क्या हो गया 15, 7 6 13, 13 और 8 क्या होता है फ्रेंड, देखिए 7 6 13, ओके 13 और 8 क्या होता है, 13 और 8 होता है 26, 26 को 26 होता है ना, 7 6 13, 13 और 8 क्या होता है, तो 13 और 8 करेंगे तो 21 आएगा, तो 21 को 2 से गुना किए 42 है। देखिए मैं दिमाग लगाऊँ, देखिए 5 + 6, 5 6 11 4 15 हो गया था ना। अब इसको शुरू में 1 से गुना किए तो क्या आ गया 15 आ गया। अगेन आई रिपीट, 7 6 13, 13 और 8 क्या होता है 21, 21 को अगर 2 से गुना किए तो कितना आ गया 42 आ गया। तो थर्ड में हम लोग यही करेंगे, तो 6 और 8 14, 14 9 कितना होता है 14 और 9 होता है 23, 23 को 3 से गुना करेंगे तो 69 हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए, इंटरनेट का जनक किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इंटरनेट का जो जनक होता है वह विंडसर्फ और रॉबन कान को कहता है, विंडसर्फ और रॉबन कान को। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए, इसमें आप लोग को जानना पड़ेगा, देखिए कुछ ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बिल गेट्स, तो आप लोग जानते होंगे बिल गेट्स कौन थे फ्रेंड, तो बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हो गए, क्लियर है। कोई बात करेंगे तो मार्क जुकरबर्ग ये फेसबुक के संस्थापक हो गए। देखिए निम्नलिखित कौन एक सर्च इंजन नहीं है, गूगल, बिंग, याहू या विंडो? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए ना, तो विंडो आप लोग एक सर्च इंजन नहीं है, बाकी गूगल, बिंग और याहू एक प्रकार का सर्च इंजन है, क्लियर है। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया। राजेश को उसकी प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिला, उसने ऑर्डर के 17/27 को 34 दिनों में पूरा किया। उसने छपाई का पूरा ऑर्डर कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? काफ़ी इजी क्वेश्चन, देखिए पूरा बोला नहीं है, सबसे पहले टोटल 34 दिन लिया, कितना का लिया था, तो 17/27 था, तो हम इसको क्या करेंगे टाइम एंड वर्क के अकॉर्डिंग अपोजिट कर देंगे, तो 27/17 कर देंगे। 17 का पढ़ना 34 दो बार में था, 27 दिन में क्या होगा 54, तो टोटल कितना दिन लेंगे 54 दिन लेंगे। तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा 54 डेज इज द राइट आंसर, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का प्रसरण को ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिख रहा 3 + 6 + 5 + 2 + 4 लिख रहा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले सारे को ऐड करेंगे, तो देखिए 6 9 क्या होता है 9, 9 5 14, 14 तो 16, 16 4 क्या होता है 20। तो फ्रेंड 20 को हम लोग क्या करें एवरेज निकालें, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, क्या आएगा फ्रेंड 4 आएगा। अब क्या करेंगे सारी के लिए अरे सुलू यहाँ पे, हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या करें 4 आ गया, क्या आ गया 4 आ गया। अब क्या करें 4 आ गया तो हम लोग देखिए 4 में से 3 को घटाएंगे 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, फिर 4 में से 6 को घटाएंगे 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, फिर 4 में से 5 को घटाएंगे 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, फिर 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, फिर 4 में से 4 0, 0 का स्क्वायर 0। अब सारे को ऐड कीजिए, 4 और 1 5 6 4 10, 10 10 आ गया, 10 टोटल संख्या था 5, तो 10 को 5 से भाग देंगे कितना होगा सुल्लू 2, तो राइट आंसर क्या होगा 2। तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। आइए बातें समझ में। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, किस
परिमेय संख्या का दशमलव प्लस अशांत है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अशांत के लिए कंडीशन होता है अगर किसी का डिनोमिनेटर अगर देखिए 2 पर पावर m या फिर 5 पर पावर n के अलावा कुछ है, आई थिंक मान लीजिए कि 3 पर पावर समथिंग है या 7 पर पावर समथिंग है ना, तो उसे बोले अशांत। तो देखिए यहाँ पे 2 पर पावर है 5 पर है, आप लोगों का शांत हो गया। लेकिन इसको भी प्राइम फैक्टराइज किया तो 2 पर पावर 5 शांत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 आ रहा है, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा सुन लो, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भूतल पर स्थित किसी बिंदु y से एक लैंप पोस्ट के लिए शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री। यदि लैंप पोस्ट के पाद बिंदु से y की दूरी 80 मीटर है तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई क्या होगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड, देखिए इसकी ऊंचाई 80 मीटर लिख रहा तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 80 मीटर। क्लियर है। अब यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे देखिए यहाँ पे h निकालना था, तो फ्रेंड हम लोग h के मान लिया ये मान लिया। अब यहाँ पे देखिए 45 है। क्लियर है। अब बताइए 45 तो अल्टीमेटली ये भी क्या होगा 45 सॉरी 80 तो 80 होगा ना, 45 डिग्री था। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्या करेंगे सुन लो, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का वैल्यू 18 डिग्री है तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। देखिए सबसे पहले सभी भुजाओं का वैल्यू निकालने बोलता है तो उसके लिए होता है टोटल 360 को क्या कहिए प्रत्येक बाह्य डिग्री का माप से डिवाइड करिए। तो कितना लिख रहा है 18 डिग्री, तो 360 को 18 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 20। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 निष्पक्ष सिक्के उछाले जाते हैं तो अधिकतम 2 चित आने की प्रक्रिया क्या होगी। इस कंडीशन में देखिएगा तो अधिकतम 2 चित बोल रहा है। क्या बोला अधिकतम 2 चित। सबसे पहले 3 सिक्का को उछाते हैं तो 2 पर पावर 3 करेंगे, यानी टोटल आप लोग को आउटपुट आएगा 8 आ जाएगा। क्लियर है। अब दो अधिकतम 2 चीज, तो अधिकतम जब भी आता है तो कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। सबसे पहले देखिए 3 से, तो देखिए अधिकतम बोले ना तो हम लोग क्या है शुरू में देखिए 0 भी आ सकता है, फिर क्या करेंगे तो 1 भी आ सकता है। अब लास्टली 2 बोला तो 3 2 यानी 3 कॉम्बिनेशन 2 करेंगे। क्लियर है। अब लास्ट में यहाँ पे टोटल कितना था 8 आया था। अब बताइए 3 कॉम्बिनेशन 0 का वैल्यू क्या होता है अल्टीमेटली 1 होता है। 3 कॉम्बिनेशन 1 का वैल्यू कितना होगा 3 होगा। 3 कॉम्बिनेशन 2 का वैल्यू भी देखें तो 3 होगा। बाई क्या करेंगे 8 करेंगे तो 3 3 6 और 1 7/8 होगा। तो फ्रेंड राइट आंसर क्या होगा 7/8 होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को रिकॉल करवाना चाहता हूं जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड समझौता के द्वारा, तो ब्रिटेन वुड समझौता के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी। तो इसमें देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, क्योंकि देखिए ये दोनों को इसका जुड़वा बहन कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कीजिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों इसी का पार्ट था। क्लियर है। मैं आप लोगों को रिकॉल करवाना चाहता हूँ। देखिए विश्व बैंक, तो विश्व बैंक का भी वर्तमान 14वें अध्यक्ष होगा अजय बंगा है। याद रखिएगा अजय बंगा है, इस चीज़ को याद रखिए। 14वें नंबर का अध्यक्ष है जो कि भारतीय अमेरिकी है। क्लियर है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आईएमएफ का कौन है क्रिस्टोलिना रुचेला नामक करके। क्लियर है। अब इसके साथ साथ आप लोग को आईएम हाँ वही है। क्लियर है। और ये फ्रेंड दोनों याद रखें, दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है वाशिंगटन डीसी है। कहाँ पे ये वाशिंगटन डीसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गुजरात के वडोदरा स्थित भारत का पहले भारतीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया। तो फ्रेंड इसका नाम रखा गया गति शक्ति विश्वविद्यालय। क्या रखा गया गति शक्ति विश्वविद्यालय। क्लियर है। उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंस आप लोग को बताना चाहता है जिसका नाम चेंज हो गया। सबसे पहले आप लोग जाने बिहार का एक शहर है जो कि गया, तो गया का नाम चेंज करके क्या रखा गया, क्या आप लोगों को पता है। जी बिल्कुल फ्रेंड, तो गया का नाम चेंज करके रखा गया गया जी। क्या रखा गया गया जी। पहले आप लोग ये याद रखिए अंडमान निकोबार की राजधानी था पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर का नाम रख के क्या रखा गया पता आप लोगों को, तो इसका नाम है श्री विजयपुरम। क्या रखा गया श्री विजयपुरम। अब पुराना संसद भवन का नाम रखा गया संविधान सदन। उसी प्रकार रोहतांग सुरंग का नाम रखा गया अटल सुरंग। कांडला बंदरगाह का नाम रखा गया दीनदयाल बंदरगाह। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अब कोलकाता एयरपोर्ट का नाम शायद श्यामा प्रसाद मुखर्जी एयरपोर्ट रखा गया। क्लियर है। चलिए भारतीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPRC ने किस राज्य में अभ्रक खदानों का बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया गया। तो फ्रेंड्स इसके लिए राइट आंसर होगा झारखंड। क्या होगा झारखंड। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ झारखंड, तो झारखंड में ये चीज़ हो गया। क्लियर है। झारखंड देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 5 जुलाई 2024 को कोडरमा जो कि फ्रेंड झारखंड में बिलोंग्स करता है कोडरमा। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैं खुद कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करता हूँ, वहीं का मैं रहने वाला हूँ। वहाँ पे बाल श्रम मुक्त से कर दिया गया। क्लियर है। याद रखिएगा। तो चलिए कोडरमा में सबसे ज़्यादा अभ्रक होता है। क्लियर है। वह 2024 में पेन प्रिंटर पुरस्कार किसे चुना गया। तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। तो अरुंधति रॉय को, तो बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति रॉय को 2024 में पेन प्रिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लियर। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। देखिए अरुंधति रॉय का एक उपन्यास था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अब बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय लेखक कौन थे, अरुंधति रॉय थे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
बीसीसीआई ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया? तो फ्रेंड्स याद रखिए, बीसीसीआई ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया? तो 91 का राइट आंसर होगा बेंगलुरु में। कौन सा कहाँ पे किया? बेंगलुरु में। तो याद रखिए, बीसीसीआई ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन बेंगलुरु में किया था। अब ये याद रखिए कब किया था, तो ये डेट आप लोग को याद रखिए 29 सितंबर को किया था। 29 सितंबर 2024 को किया था। 29 सितंबर 2024 को बीसीसीआई ने कर्नाटक के बेंगलुरु में नई राष्ट्रीय अकादमी यानी एनसीए का उद्घाटन किया। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं बीसीसीआई का। तो फ्रेंड बीसीसीआई का जो गठन किया गया था 1 दिसंबर को, याद रखिए 1 दिसंबर 1928 को इसका गठन किया गया था। वर्तमान समय बीसीसीआई का जो अध्यक्ष है रोजर बिन्नी है। कौन है ये? रोजर बिन्नी है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? चलिए, और अभी आप लोगों को बताना चाहिए भारतीय बीसीसीआई का भी चयन करता कौन है? तो आप लोगों को पता पुरुष का चयन करता है अजित अगरकर है। अब बीसीसीआई का भारतीय क्रिकेट टीम का जो कोच है गौतम गंभीर है। क्लियर है? और अभी बेंगलुरु से मैं बताना चाहता हूँ, बेंगलुरु यानी आरसीबी जो है ना इस पर आईपीएल का चैंपियन बना है। क्लियर है? अब मुंबई इंडियंस जो है ना डब्ल्यूपीसी का चैंपियन बना है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इथेनॉल उत्पादन में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो फ्रेंड इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरा स्थान प्राप्त किया। क्लियर है? चलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन देखते हैं। लड़कियों की कतार में कमला बाईं ओर से 15वां तथा दाईं ओर से राधा दाईं ओर से 7वें स्थान पे है। दोनों एक दूसरे के परस्पर स्थान बदल ले तो राधा दाईं ओर से 15वां स्थान होता है। तो बताओ उस कतार में कुल कितनी लड़कियां होंगी? देखिए, लड़कियों की कतार में कमला, तो कमला क्या लिख रहा है? बाईं ओर से 15वें स्थान पे। क्लियर है? फिर आप लोग को लिख रहा है राधा, राधा लिख रहा है दाईं ओर से 7वें स्थान पे है। दोनों परस्पर बदल देते हैं स्थान, तो राधा का दाईं ओर से क्या स्थान होगा? तो राधा का दाईं ओर से 15वां स्थान होता है। तो यहाँ पे देखिए 15वां हो रहा ना, सबसे पहले दोनों को सम कीजिए तो 15 कितना हो गया? 22 हो गया। क्या हो गया फ्रेंड? 22 हो गया। तो हम लोग क्या टोटल बोला ना, तो ये दोनों को सबसे पहले ऐड करेंगे। 15 क्या होता है? 30 होता है। 30 में से एक घटा देंगे, कितना है? 29। तो राइट आंसर करेंगे तो 29 को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 93 क्वेश्चन हो चुका है। आप देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। तो ये दिख रहा है, ये आप लोग को बनाना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग बनाते हैं काफ़ी ईजी बना सकते हैं। देखिए 94 का लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स देखते हैं, पहला लिख रहा आप लोग को देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए 6 या 18 हो रहा है, 5 एकम 5 और 1 6 हो रहा। रुकिए, देखिए 6 या 18 इसको मैं आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। रुकिए, इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। एक दिन सुबह गणेश और शिव एक दूसरे की ओर मुँह किए थे, जहाँ शिव की परछाई गणेश के बाईं ओर पड़ रही थी। तो शिव का मुंह किस ओर है? देखिए आप लोग को सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ आप लोग देखिए एन हो गया, आप लोग को जानते हैं ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे लिखा एक दिन सुबह यानी कि आप लोग जानते हैं शिव गणेश और शिव एक दूसरे के मुंह किए हुए थे, जहाँ शिव की परछाई गणेश के बाईं ओर पड़ रहा था। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले मान लीजिए सुबह की बात था, ये मान लीजिए शिव था, ये क्या था? ये शिव था और ये गणेश था। आप क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? देखिए शिव की परछाई गणेश के बाईं ओर कर रहा था। तो गणेश के बाईं ओर कीजिए तो इस साइड होगा ना, तो यहाँ पे छाया आ रहा था। यहाँ पे क्या रहे थे? छाया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सूर्य हो गया ना, तो आप पता है शिव का मुख किस प्रकार, तो ऑटोमेटिकली दक्षिण की ओर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए इस टाइप्स का क्वेश्चन पजल में आ रहा, आप लोग बनाइएगा बढ़िया से। देखिए नीले हरे नारंगी लाल और भूरे रंग के 5 ट्रक ABCDEF है, लेकिन इसका इसी क्रम में होना जरूरी नहीं है। वे अलग अलग राजमार्गों अर्थात H1 H2 H3 H4 और H5 में चल रहे हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना जरूरी नहीं है। ए H4 को और नीले या भूरे रंग का नहीं है। देखिए ए जो है ना H4 पर है पर और नीले या भूरे रंग का नहीं है। बी हरे रंग का है और H3 या H5 पर नहीं है। सी नीले रंग का है और H1 पर नहीं है। डी H1 पर चल रहा है और नारंगी या भूरे रंग का नहीं है। ई H5 या H2 पर नहीं है। तो ई किस राजमार्ग पर चल रहा? इस टाइप से जब भी आता आगे यहाँ पे ट्रैक लिखिए। तो ट्रैक यहाँ पे क्या लिखें? ए है आप लोग का ट्रैक है, फिर बी है, सी है, यहाँ पे डी है, ये ट्रैक लिख दिए जो ट्रैक है। अब यहाँ पे कलर लिखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को कलर लिखना है तो सबसे पहले कलर को चूज कीजिएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कलर को चूज करते हैं। ठीक है, आप देखिए कलर को, यहाँ पे हम लोग राजमार्ग लिखेंगे यानी कि राजमार्ग यहाँ लिखेंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे कैसे बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे राजमार्ग में चल रहा है। क्लियर? देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, आप लोगों के सामने स्टार्ट करते हैं। देखिए ए H4 पे है, तो देखिए ए जो है ना H4 पे यानी इसका राजमार्ग H4 पे है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पर और नीले या भूरे रंग का नहीं है, तो यानी कि फ्रेंड्स ए में देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ए में ना तो नीला होगा यानी ना ही ब्लू होगा। देखिए ना तो ब्लू होगा और ना ही क्या बोल रहा है, ना तो ब्लू होगा ना ही भूरा होगा और ना ही ब्लैक मान लिया, ना ही भूरा होगा यानी ब्राउन होगा। क्लियर? दोनों यहाँ पे नहीं होगा। अगेन नेक्स्ट में दिख रहा
बी हरे रंग पे है, तो बी का जो लिख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन कलर लिख रहा है, यानी बी में हम लोग ग्रीन कलर कर दिए, ठीक है, बी हरे कलर का। और H3 है, H5 पर नहीं है। आई थिंक यहाँ पे देखिए ना तो वो H3 होगा ना ही H5 होगा, क्लियर, और ना ही H4 होगा, तीनों खत्म हो गया यहाँ पे, क्लियर है। सी नीले रंग पे है, तो सी की बात करना चाहता है, सी आप लोग का नीले कलर, यानी कि हम लोग यहाँ पे नीला कलर या फिर ब्लू कलर ले दिए, क्लियर है। सी नीले रंग का है और H1 पर नहीं है, तो फ्रेंड्स ये आप लोग का जब H1 पे नहीं है तो ये देखिए ना ही H1 पे होगा ना ही H4 पे होगा, क्योंकि H4 आप लोग का फिक्स हो चुका, क्लियर है। उसके बाद आप लोग का लिख रहा है डी H1 पे चल रहा है, तो देखिए डी आप लोग का ऑलरेडी लिख रहा है H1 पे चल रहा है, तो डी H1 पे लिख रहा है, क्लियर है। तो अब देखिए डी H1 पे लिख रहा है, हम लोग लिख दिए। अब लिख रहा है आप लोग का और नीले या भूरे रंग पे नहीं है, आई थिंक आप लोग का देखिए सी में डी में तो खैर नीला नहीं होता क्योंकि सी ले लिया था, क्लियर है। और लिखा है भूरा कलर भी नहीं होता, यानी कि यहाँ पे आप लोग को भूरा कलर भी इसमें हम लोग नहीं दे सकते हैं। अब आते ई में, तो और नीले नारंग, और देखिए डी H1 पे जो नारंगी या भूरे रंग का कलर नहीं, नारंगी बोल रहा, सॉरी नारंगी लिख रहा था, नारंगी और भूरे कलर का नहीं है। अब लिख रहा है ई किस राजमार्ग पे, ई H5 या H2 पे नहीं चल रहा, तो ई जो है H5 पे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे तो H2 कर दीजिएगा, उसी पर यहाँ पे H5 कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, H3 बच जाएगा, और यहाँ पे आप लोग को ब्राउन कर दीजिएगा, यहाँ पे रेड कर दीजिएगा, और यहाँ पे क्या लिखिए ऑरेंज बच जाएगा, क्लियर है। इसके अकॉर्डिंग आप लोग बना लीजिएगा। तो ई किस राजमार्ग पे चल रहा फ्रेंड, तो ई के लिए देखिएगा ना, तो ई के लिए आप लोग का H3 पे चलेगा, H3 पे, तो ऑप्शन नंबर S3 को क्लिक करिए, काफी अच्छे से बनाएगा तो बन जाएगा ये सब क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन को पढ़कर कार्यवाही की पर विचार करना। अपने एक नवीनतम बुलेटिन के माध्यम से मौसम विभाग ने अगले सप्ताह भारी वर्षा होने की भविष्यवाणी की है, जिसके कारण शहर के कई भागों पर पानी भर सकता है और पानी भरने की स्थिति में जान और माल का भी खतरा बन सकता है। तो देखिए ऑप्शन लिख रहा, नगर पालिका अधिकारियों को इन क्षेत्रों में पानी हटाने के लिए पंपिंग सिस्टम तैयार रखना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लोगों को घरों के भीतर रहने की सलाह दी जानी चाहिए, तो ये भी जहाँ तक कि देखा तो सही लग रहा। जनसंचार माध्यम से इस बुलेटिन का व्यापार प्रचार कर, नहीं ये नहीं होगा। तो फ्रेंड इसका देखा है तो राइट आंसर होगा 1 और 2 होगा केवल, यानी कि ऑप्शन 1 और 2, यानी जो कि सी में क्लिक करें, क्लियर है। चलिए एक शाम राजा सूर्य की ओर चलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर चलने के बाद वो अपने दाहिनी ओर फिर से दाहिनी ओर को मुड़ गया। थोड़ी देर चलने के बाद वो फिर से दाहिनी ओर मुड़ा। अब वह किस दिशा में है, देखिए मान लीजिए कि एक राजा एक शाम को चल रहा, राजा सूर्य की ओर चलना शुरू करता है, तो मान लीजिए यहाँ पे चला, सूर्य के उत्तर में चला, फिर थोड़ी देर चला, वह दाहिनी ओर मुड़ा, फिर मुड़ गया, तो सिंपल तो नीचे आ गया ना, यानी दक्षिण की ओर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग क्या कहलाता है, तो फ्रेंड इसे बोलते हैं इसका वेलोसिटी, अर्थात पलायन वेग बोलते हैं। और इसका वैल्यू आप लोग जानिए, देखिए इसका फार्मूला का निकालें तो √2GR होता है, वैल्यू निकाले तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, क्लियर है। चलिए कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र किस संरचना से जुड़े होते हैं जो उन्हें विपरीत ध्रुवों की ओर खींचती है, तो विपरीत के लिए जो होती है वह तर्क तंतु होती है, क्या होता है, तर्क तंतु होती है। चलिए ये रहा फ्रेंड 100 क्वेश्चन, कहीं पे प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप लोग आंसर को मैच कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं, इसमें मैं आप लोगों के सामने पूरा का पूरा डिस्कस कर दिया। अब मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ एक वीडियो जिसमें कि पूरे का पूरे देखिए, इसी में आप लोगों के सामने क्या करता हूँ, जो NTPC में जो भी क्वेश्चन आए मैं सारे को रिकॉल करवा देता हूँ, क्लियर है। देखिए सबसे पहले जस्ट वेट नाउ, थोड़ा वेट कीजिए, मैं एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए मैं क्वेश्चन लेके आऊँ, देखिए RRB NTPC एग्जाम 6 जून की जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, सारे क्वेश्चन को मैं दिखा देता हूँ और मैं पूरा को बता देता हूँ GK GS का। तो 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो राइट आंसर होता पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वदेशी आंदोलन जिसने विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार का आह्वान किया था किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था, तो अल्टीमेटिव में स्वदेशी आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था मेरे अकॉर्डिंग तो 1907 में प्रारंभ हुआ था, 1907 होना चाहिए, ठीक है। और इस समय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, तो फ्रेंड घोष थे। कौन थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन सा घोष थे, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, रेखा गुप्ता किस राजनीतिक पार्टी से संबंध रखती है, तो फ्रेंड आप लोग देखेंगे दिल्ली का मुख्यमंत्री बनी है, तो वहाँ पे बीजेपी पार्टी का सरकार है, तो बीजेपी से ही रहेगा, क्लियर है। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो देखिए इसे बोलेंगे क्रिस्टी कोवेंट्री को, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में शिफ्ट प्लस टैब कुंजी एक साथ दबाने से क्या होता, तो याद रखिए अक्सर कर्सर को पिछले फील्ड पर ले जाया जाता, तो आप ये लिख देंगे। OCI का पूर्ण रूप क्या होता है, तो देखिए ओवर एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया होता है।
डॉक्टर वी नारायण ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष का पद कब ग्रहण किया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, डॉक्टर वी नारायण ने 14 जनवरी 2025 को इसरो का अध्यक्ष किया था। और कब हुआ था? तो 11वां, यानी कि 11वें अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन आप लोगों का एनटीपीसी में पूछा गया था। तो 11वें अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स याद रखिए कौन थे? तो डॉक्टर वी आर नारायण थे। कब लिए थे ये? तो 14 जनवरी 2025 को शपथ लिए थे। इससे पहले कौन थे? तो फ्रेंड इससे पहले थे आप लोग का एस सोमनाथ थे। और उसी के कार्यकाल के समय चंद्रयान 3, उसके साथ साथ आप लोग का याद एक और क्या था? चंद्रयान 3 और एक और कुछ छोड़ा गया था, या आदित्य 11 छोड़ा गया था। क्लियर है फ्रेंड्स? आप लोग याद रखिए, चंद्रयान जो 3 छोड़ा गया था वह 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया था। क्लियर है? और उसका नाम क्या था? LBM-3 था। चलिए अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की आधिकारिक यात्रा की जो 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली थी? तो कुवैत का यात्रा किया था। कहाँ का था? कुवैत का था। भारतीय संविधान में निःशुल्क कानूनी सहायता क्या है? तो फ्री लीगल एड्स जो होता है ना, वह DPSP का होता है। क्या होता है? DPSP का होता है, जो कि आर्टिकल नंबर 41 में आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, डीएनए में थायमिन के स्थान पे यूरासिल का प्रयोग क्यों नहीं किया था? क्योंकि फ्रेंड थायमिन की तुलना में यूरासिल डीएनए से अधिक अस्थिर और इसे आसानी से क्षतिग्रस्त किया जा सकता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था? तो याद रखिए ध्रुव देवी था। क्या था फ्रेंड? ध्रुव देवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2025 में 25 तक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे? यानी कैग के अध्यक्ष कौन थे? तो लिखिए के संजय मूर्ति कैग के अध्यक्ष थे। इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। क्लियर है? ये 14वें नंबर के अध्यक्ष बने। क्लियर है? इससे पहले आप लोग थे गिरीश चंद्र मुर्मू थे। कौन सा रसोई में प्रसारण का उदाहरण है? भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन 1992 पर किस शहरी निकाय को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया था? तो नगरीय समिति को। क्लियर है? चलिए अब आ चुके 9 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का। वर्तमान आरबीआई गवर्नर कौन है? तो फ्रेंड्स याद है कि वर्तमान आरबीआई गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा कि अब वही वर्तमान उप गवर्नर कौन है? तो फ्रेंड उप गवर्नर जो है ना, वो आप लोग को पता होगा। तो देखिए इसका नाम है पूनम गुप्ता। क्या फ्रेंड? पूनम गुप्ता बनी है उप गवर्नर। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर है? तो पूनम गुप्ता है। और इसमें कुल 4 अधिकतम सदस्य हैं। क्लियर? 4 अदर सदस्य हैं। हाल ही में दिल्ली विधानसभा उपचुनाव में 2025 में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीट जीतकर सरकार बनाई? तो राइट आंसर होगा भारतीय जनता पार्टी। हाल ही में इसरो ने किस संस्थान में श्री एस रामकृष्ण सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च की स्थापना की थी? तो IIT मद्रास होगा। क्या होगा? IIT मद्रास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अविनाश जामवाल ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में किस भार वर्ग में रजत पदक जीता? तो 65 kg भार वर्ग में। 65 kg भार वर्ग में। याद रखिएगा अविनाश जामवाल ने 65 kg में। क्लियर है? इसका संबंध किससे था? देखिए अविनाश, याद रखिएगा अविनाश जामवाल का संबंध मुक्केबाजी से था। क्लियर है? चलिए MS एक्सेल में नई फाइल खोलने के लिए सबसे पहले किस टैब का क्लिक करते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा फाइल टैब का करेंगे। मेंडलिप ने तत्वों को उनकी गुणात्मक विशेषताओं को किस आधार पर व्यवस्थित किया था? तो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान था। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय पठार के से संबंधित नहीं? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना था। ये भारत का सबसे बड़ा पहाड़ किस भूगर्भीय संरचना का भाग है? तो गोंडवाना लैंड का होता है। ये कौन सा कार्य मरुस्थलीय के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना था। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो पुलकेशिन प्रथम थे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके सतर्क प्रहरी माना था? तो फ्रेंड याद रखिए भारतीय संविधान के होता है। कहती है भारतीय संविधान के होता है। अगला, भारतीय पुण्य जागरण के जनक किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिए भारतीय पुण्य जागरण का जो जनक कहता हुआ राजा राम मोहन राय को बोलते हैं। राजा राम मोहन राय को। वर्ली चित्रकला में सबसे पहले एक लेप किया जाता है, उस चीज का क्या नाम था? तो गेड़ू मिट्टी था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो फ्रेंड याद है कि समांतर सरकार का जो गठन किया गया था वो आप लोग के सामने बलिया में किया गया था। कहाँ पे किया था? बलिया में। सिंपली पार्क टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो याद रखिए उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। अब भारत का यह 108वां राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है। क्लियर है? गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस शासक ने करवाया था? तो रुद्ररामन प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट 10 जून का देखते हैं थर्ड शिफ्ट का। AI एक्शन समिट बैठक सह अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखें AI एक्शन समिट का अध्यक्षता जो किया था नरेंद्र मोदी और एमेनुअल मैक्रोन ने किया था। और ये फ्रांस में हुआ था, जो कि नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन ने किया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा? तो हापुड़ है। कौन सा फ्रेंड? हापुड़ है। भारत में उत्तरी मैदान की लंबाई कितनी है? तो भारत के उत्तरी मैदान की लंबाई 2400 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है? तो इसको देख लीजिएगा। देखिए
भारत में ब्रिटिश शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या थे? फिर लिख रहा अभ्यास खंजर से संबंधित क्वेश्चन था। अगला, पुडुचेरी के गठन किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड आप लोगों को पता 1962 में हुआ था। और आप लोग बताइए पुडुचेरी का भी मुख्यमंत्री कौन है? अर्थात स्वामी करके कुछ लिखा हुआ है। क्लियर, इस चीज़ को देख लीजिएगा। और वहाँ को गवर्नर कौन था, इस चीज़ को भी देख लीजिएगा। तो 11 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो याद है शहरी जनसंख्या के प्रतिशत की बात करना चाहते तो 31.16% था। सुधार योजना में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 किसे दिया था? तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहिए महाराजा हरि सिंह पुरस्कार जो 2025 में मिला था वह मनोज सिन्हा को मिला था। मनोज सिन्हा को मिला था जो कि यानी कि जम्मू कश्मीर का प्रथम उप गवर्नर थे। गिरीश कर्नाड किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड आप लोगों को पता होगा थिएटर से थे ये। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, डेनियल नबोवा हाल में कहाँ के राष्ट्रपति बने? तो इक्वाडोर के जो राष्ट्रपति बने हैं डेनियल नोबोवा बने हैं। प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए थे? तो फ्रेंड याद रखिए प्राकृतिक रूप से कुल 94 तत्व पाए थे, 94। भारत का कौन सा अनुच्छेद किसी को उपाधि का अधिकार नहीं देता? तो आर्टिकल नंबर 18 हो गया। आर्टिकल नंबर 18 उपाधियों का अनंत होता है। सिंह धर्म सभा, देखिए सिंह धर्म सभा और यह आंदोलन किस धर्म से संबंधित है? तो फ्रेंड सिख, तो सिख धर्म से संबंधित हो गया। क्या हो गया? सिख धर्म से हो गया। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है? तो अल्टीमेटली पता होगा देवप्रयाग में मिलती है। पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने एथलीट थे? तो याद रखिएगा टोटल 117 एथलीट थे। चलिए 11 जून का, दीवाने कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिए MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। एक उत्तराखंड का प्रमुख आदिवासी कौन है? तो थारू जनजाति कहाँ का? उत्तराखंड का। किस देश में सबसे अधिक उद्यमी पाए जाते हैं जहां करोड़पतियों और अरबपतियों की संख्या भी विश्व में सबसे अधिक है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो गया। अंडर 19 वर्ग में पुरुष और महिलाओं के लिए शॉर्ट पुट का वजन क्रमशः कितना होता है? तो पुरुष के लिए 5 kg होता है, वही महिला के लिए 3 kg होता है। घनत्व का मात्रक क्या होता है? फ्रेंड D इक्वल टू मास पे वॉल्यूम होता है। क्या होता है? मास पे वॉल्यूम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर ऑफ ओशियन रिवर एटमॉस्फेयर एंड लैंड साइंस कोरल कहाँ पे स्थित है? सबसे पहले CORL का फुल फॉर्म याद कर लिए। C फॉर होता है सेंट्रल फॉर ओशियन रिवर एटमॉस्फेयर एंड लैंड साइंस, तो IIT खड़गपुर में है ये। छौंक नामक पुस्तक के लेखक कौन है जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री भी है? तो अभिजीत बनर्जी हो गया। MS एक्सेल में किसी फाइल को सेव के लिए कौन सा शॉर्टकट सही है? तो याद रखें सेव के लिए Ctrl+S होता है। संविधान का 99 संविधान संशोधन किससे विषय में है? तो 99 की बात करते हैं ना, तो राष्ट्रीय न्यायाधीश नियुक्ति आयोग से संबंधित है ये। कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला के विषयों पर आधारित है? तो मणिपुरी नृत्य हो गया। वित्त वर्ष 2025 में भारत में सीमेंट की मांग में अनुमानतः कितने प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है? तो 6 से 7% हो गया। भारत का क्षेत्रीय सीमा कितने समुद्री मील तक फैली है? तो 12 समुद्री मील। निम्नलिखित में कौन सा भारत का प्रायद्वीपीय नदी है? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। फ्रेंड आप लोगों को पता होगा गोदावरी होता है, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, सब प्रायद्वीपीय नदी है। 13 जनवरी का क्वेश्चन देखिए, भारत में चावल उगाए जाने वाले मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तरी मैदान, पूर्वी भारत और पश्चिमी तटीय भाग हो गया। प्रीवी पर्स क्या है? देखिए एक विशेष प्रकार का वित्तीय संस्था है जिसे आमतौर पर रियासतों के शासक परिवारों और उनके राज्य के भारत में विलय के बाद दिया जाता है। दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो याद रखिए नर्मदा। क्या होगा? नर्मदा हो जाएगा ये। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो याद रखिए मेरठ, जो कि 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था। महलवाड़ी व्यवस्था में ब्रिटिश रेजिमेंट द्वारा किसे कर लगाया जाता था? तो पूरे गांव के मुखिया को कर लगाया जाता था, जो गांव के प्रत्येक सदस्य से राजस्व इकट्ठा करता था, फिर से ब्रिटिश सरकार को सौंप देता था। क्लियर है? इस चीज़ को याद रखिएगा। और फिर महलवाड़ी जो हुआ था मैकेंजी के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो याद रखिए पंचायती राज से संबंधित था, पंचायती राज व्यवस्था से ये संबंधित था। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, 42वां संविधान संशोधन से संबंधित क्या थे? तो फिर 42वां संविधान संशोधन आप लोग जानते हैं 1976 में आया था, जो कि 1977 में लागू हो गया था। इसे मिनी संविधान भी बोलते हैं। कौन सा मौर्य राजा नहीं था? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा था। 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? अल्टीमेटली फिर राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, क्योंकि 24 जनवरी 1966 को पहली बार भारत की पहली महिला राष्ट्र प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी, इसलिए। इसरो प्लस DRDO से क्वेश्चन, इसरो के फ्रेंड आप लोग को जानते हो इसका गठन कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स आप लोग को पता है KR नारायण हो गया। और DRDO का स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ था। इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो KV समीर कामत हो गया। थार मरुस्थल की सीमा किस राज्य के लगती है? तो अल्टीमेटली पता राजस्थान हो गया। PM मोदी ने विदेश यात्रा संबंधित है। देखिए PM मोदी कहाँ जा रहे हैं, सारी चीज़ को जानकारी रखना पड़ेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में चौथे स्थान पे कौन है, ये भी पूछ दिया। पहला स्थान पे भी पता करना पड़ेगा, चौथे पे भी पता करना पड़ेगा। 13 जून का क्वेश्चन देखिए,
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया जो रूस के तातारान गणराज्य की राजधानी है? तो रूस के कजाकिस्तान, रूस के कजान में। क्लियर है? ब्रिक्स वाला जो हुआ था। और फिर नेक्स्ट जो ब्रिक्स होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे ब्रिक्स नेक्स्ट कहाँ पे होगा। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए BRICS जो नेक्स्ट जो आप लोग का होगा ना, जो नेक्स्ट होता है वह साउथ अफ्रीका में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है? तो न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या होता है देख लीजिएगा। तापी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिला। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 96वां है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति राम सुब्रमण्यम हो गया। मुगल सम्राट औरंगजेब की समाधि कहाँ स्थित है जो हाल ही में वैचारिक राजनीतिक विवादों का केंद्र बनी है? तो महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले में हो गया। माजुली नदी द्वीप कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स याद रखिए असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। भारतीय संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित होती है यह। समकालीन कर्नाटक संगीत में कितने मेल करता राग है? तो 72 है ये। महात्मा गांधी 1946 में किस स्थान पर सांप्रदायिकता हिंसा के बाद शांति स्थापित के लिए गए थे? तो नोआ आखाली में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यौगिक फिनॉल के निर्माण के लिए एक मुख्य स्रोत नहीं है? तो फिनॉल का आप लोग खाली सूत्र जान लीजिए, बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। ये बॉन्ड OH होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीव में स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं? यहाँ पे देखना पड़ेगा। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा समाचार पत्र किस भाषा में शुरू किया था? तो ये अंग्रेजी में किया था और केसरी को मराठी में लिखा था। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी कौन था? तो इसके लिए मैं टिक था MBA। देखिए MBA याद कर लीजिए ना। एम पे चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, बिंदुसार हो गया, फिर अशोक हो गया। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद क्या हो गया? बिंदुसार हो गया। चलिए अब देखिए 13 जून का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन, धूमकेतु किस राज्य में होती है? तो मैं बोला था पूर्वोत्तर राज्य, असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश हो गया। विंध्य अरावली पर्वतमालियों के बीच कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार हो गया। चंद्रयान 4 में कितने IMB होंगे, रॉकेट होंगे? तो 2 होंगे। कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह कार्य करता है? तो फिर इसे बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। फरवरी 2025 में 5 चीतों को किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया था? तो मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में। ग्रेट हिमालय को और किस नाम से आता था? हिमालय, आंतरिक हिमालय, मुख्य हिमालय। 2025 में मानव विकास सूचकांक में भारत की विकास दर कितना था? 0.685 हो गया। लक्षद्वीप के किस द्वीप में सबसे कम जनसंख्या? तो फिर याद रखिए बिन्ना में हो गया। जो एक की जनगणना में 1 मिलियन लोगों वाले शहरों की सूची में किस शहर को शामिल किया? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना था। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ था? तो फिर देख लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के व्यापार को एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। भारतीय संविधान के भाग 4 में कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखना था ऑप्शन में। मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति किसकी बनी थी? तो कांसे की बनी होती है। राज्य के मंत्रिपरिषद से संबंधित आर्टिकल, इस राष्ट्रपति के मंत्रिपरिषद सलाह लेना था। राष्ट्रीय युवा दिवस आप लोग जानते होंगे 12 जनवरी को मनाते हैं। COP 16 में रोम के क्या फैसला लिया गया था? ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए 16 जून को भी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को पेपर का है, आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये रहा। देखिए हड़प्पा शहर में कपास कहाँ होता? तो मेहरगढ़ लिख रहा। तो 25 तक भारत में कितनी राष्ट्रीय भाषाएं? तो टोटल 22 हो गया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो दिल्ली में होगा। IMF के अनुसार 2025-26 में भारत का अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहने की संभावना है? फिर पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर की का यूज करते हैं? तो Ctrl+M का करते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल है? तो कुल 29 विषय शामिल हैं। भारतीय संविधान का भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी कौन सा? गोदावरी नदी है। फिर लिख रहा मालदीव और मिनी कॉय के बीच कितने डिग्री का चैनल है? तो 8 डिग्री का चैनल हो गया। उत्तर भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार लगभग कितने है? तो किलोमीटर है। तो 2400 किलोमीटर हो गया। वही नेक्स्ट लिख रहा कौन सा विद्रोह 1857 क्रांति समय नहीं हुआ था? भारत का विशाल मैदान कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। पहला डियर पार्क कहाँ और मिनी जू कहाँ बनाया गया था? तो नोएडा में। पुरुष विश्व टीप चैंपियनशिप 2024 किस भारतीय ने जीता था? तो बेलारूस। राष्ट्रपति कितनी बार प्रधानमंत्री के कार्यकाल विधेयक पर पुनः विचार करने के लिए कह सकते हैं? कौन सा CPU का हिस्सा नहीं है? तो फिर आप लोग जानते हो CPU का हिस्सा कौन होता है? रजिस्टर होता है। आप लोग जानते हो ALU भी होता है ना। तो ये सारे क्वेश्चन को देख लीजिए। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। प्रार्थना समाज के स्थापना किसने किया था? तो 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने किया था। म्यांमार, चीन और भारत का त्रिबिंदु कहाँ पे है? तो दीपू दर्रा से पास करती है। WTO का मुख्य स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन है? तो नागोजी उंकोजा इवेला हो गया, जो कि नाइजीरिया देश की रहने वाली है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 2025 कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली भारत में हुआ था। भारत का स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो JP नड्डा है। जुडिशियल रिव्यू पहली बार कब प्रस्तुत हुआ था? 1803 में हुआ था। भारत ने जिस राज्य की सीमा किसी अन्य देश के साथ नहीं मिलती वो लिखना था। फिर देख लीजिए ये सारे क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है?
अब देखिए पहला भोलेनाथ सिंह का संबंध किससे है, तो तमाल विद्रोह से, जो कि झारखंड में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित, तो शिक्षा के अधिकार से, जो कि 2002 में लागू हुआ था। इसका आर्टिकल बोले तो 51A का के में आता है। याद करने के फॉर नॉलेज याद कर सकते हैं। देखिए अगला दाब का सूत्र क्या होता है, पीच कल टू फोर्स पर एरिया लिख सकते हैं। असम कृषि का उपाधि किससे मिला था, अंबिका गिरी राय चौधरी को मिला था। MSME दिवस कब मनाते हैं, M यानी होता है मैक्रो स्मॉल मीडियम डे कब मनाते हैं, 27 जून 2017 से स्टार्ट हुआ था। भारत का MSME मंत्री कौन है, जीतन राम मांझी है। कहाँ से सांसद है, गया से हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो केरल हो गया है। राजस्थान का राजकीय पक्षी क्या है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया। 2029 तक भारत के GDP कितने होने के अनुमान है, तो फ्रेंड याद रखें $6307 बिलियन था। हाइपरलिंक प्रविष्टि करने का डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं, तो Ctrl+K हो गया। फिर देखिए तुहिनकांत पांडा किस पद पर माधवी पुरी बुच का जगह लेंगे, तो सेबी का। क्लियर है। चलिए भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया था, 101वां संविधान संशोधन। कौन सा एक सुशील वाद्य यंत्र, तो बांसुरी हो गया। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है, तो फ्रेंड्स याद रखिए प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। हाल ही में किस भारतीय को तिमोर स्थित का सर्वोच्च नागरिक ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर से पुरस्कार सम्मानित किया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। फरवरी 2024 को किसी फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, तो शशि थरूर को। COP 16 2024 का आयोजन कहाँ होगा, तो सऊदी अरब में होगा। फ्रेंड याद रखिए कहाँ पे होगा, ये कहाँ पे हुआ था, सऊदी अरब में। और जो 25 में होगा ना, वो ब्राज़ील में होगा, ये भी याद रखिएगा। इससे पहले UAE में हुआ था। चलिए अगला भोजन की पैकिंग क्यों किया जाता है, तो ऑक्सीकरण को बचाने के लिए। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन रहा, बाकी मैं आप लोग भी जो बता दिए। कैसा लगा आप लोग बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा तो एक सेट मैं लूँगा, और साथ में NTPC का जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आज का जो पेपर में आएगा, कल के पेपर में, सारे को मैं करवा दूंगा। क्लियर है। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और इसके बाद मैं आप लोग को और भी जो पेपर होगा सारे को मैं प्रिपरेशन करवाऊंगा। चलिए थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच। बाय सागर कुमार। थैंक यू सो मच। होप फॉर द बेस्ट।